हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल पोपली और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर ई बिजनेस। जब भी आप ई बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं जो आपको चाहिए रहते हैं। पहले हम बात करेंगे उस जमाने की जब ई बिजनेस नहीं हुआ करता था। ये नॉर्मल बिजनेस है जो पहले यूजुअली परफॉर्म करते थे लोग। इसमें ये 3 रिसोर्सेज हमें चाहिए रहते थे। फर्स्ट इज मैन, सेकेंड इज मशीन एंड थर्ड इज मनी। जिस इंसान के पास ये तीनों चीजें हो जाती थी वो अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर लेता था। जिसके पास मैन पावर है, लोग हैं काम करने के लिए, जिसके पास पैसे हैं, मनी है, या फिर जिसके पास मशीन है, मतलब मशीनरी रखी हुई है और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम बिजनेस के लिए। ये तीनों चीजें जिस इंसान के पास होती थी वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेता था। लेकिन आप जब ई बिजनेस की बात करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस की बात करते हैं, तो उस टाइम पे आपको ये सारी रिक्वायरमेंट्स भी देखनी पड़ती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है, ये तीनों चीज़ें भी आज भी रिक्वायर्ड हैं, लेकिन एट द सेम टाइम और भी बहुत सारी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं जब हम ई बिजनेस की बात करते हैं उस टाइम पे। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है डेवलपिंग, मेंटेनिंग, ऑपरेटिंग वेबसाइट। मतलब आपको एक वेबसाइट बनानी है। वेबसाइट इज नथिंग, साइबर वर्ल्ड में जो आपकी स्पेस रहती है दैट इज कॉल्ड योर वेबसाइट। सो बेसिकली आपकी एक वेबसाइट थी, ठीक है। आप वो वेबसाइट बनवाओगे ना, पहले हमेशा से थोड़ी ना एग्जिस्टेंस में होगी। मैंने आज बोला मुझे ई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो क्या मेरी वेबसाइट बनी बनाई आएगी? नहीं, मुझे उसके लिए एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, मुझे वो बनवानी पड़ेगी। और वो कौन बनाते हैं? वेबसाइट डिजाइनर्स बनाते हैं, वेबसाइट डेवलपर्स बनाते हैं। तो मुझे पहले एडिशनल स्टाफ हायर करना पड़ेगा डेवलपिंग पर्पस के लिए। एक बार मेरा डेवलपमेंट हो गया वेबसाइट का, अब ऐसा तो है नहीं कि वेबसाइट को दोबारा से कभी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, बीच बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी उसमें, एक बार बन गया तो काम चल गया। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। डे टू डे लाइफ में उसको मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हमें एक प्रोफेशनल हायर करना पड़ेगा स्पेशली फॉर द मेंटेनेंस पर्पस। मतलब ऐसा मानिए एक प्रॉपर्टी बन रही है आपकी, सबसे पहले आपने प्रॉपर्टी बनाई। डेवलपिंग में आप क्या कर रहे हैं? प्रॉपर्टी बनवा रहे हैं। फिर आप उसकी मेंटेनेंस करवा रहे हैं, मतलब हर साल उसके ऊपर पेंटिंग करवा रहे हैं, हर साल उसमें रेनोवेशन करा रहे हैं, कुछ ना कुछ नया लेके आ रहे हैं, तो वो चीज़ करेंगे। और ऑपरेट करना है, जो डे टू डे लाइफ में वेबसाइट का इस्तेमाल होगा, जो ऑपरेशंस उसमें होंगे वो भी तो आपको कंप्लीट करने हैं। ये तीनों के लिए ही आपको एक ऐसे इंसान की रिक्वायरमेंट होगी जिसको वेबसाइट से रिलेटेड नॉलेज है। ऐसे किसी भी रैंडम इंसान को यू कैन नॉट पिक एंड उनसे ये काम करा लो, ऐसा नहीं होता है। आपको पहले क्या करना पड़ता है? किसी एक ऐसे इंसान को पकड़ के लाना पड़ता है जिसको वेबसाइट की नॉलेज होती है और वो ये सारा काम कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि ई बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो वो नॉर्मल बिजनेस से कैसे डिफरेंट होता है, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो बिजनेस में तो मिलते हैं लेकिन ई बिजनेस में नहीं मिलते, या फिर वाइस वर्सा। सो बेसिकली हमने देखा ये तीनों चीजें नॉर्मल बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड होती थी, नॉर्मल बिजनेस के लिए ये रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते थे। लेकिन आज के टाइम में ऑनलाइन बिजनेस के लिए और अलग से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं जिनमें ये चीजें आती हैं। इसके बारे में डिटेल्ड वे में हम नेक्स्ट वीडियो में और बात करने वाले हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। यहाँ हमने जस्ट एक ओवरव्यू देखा है कि वेबसाइट के लिए आपको ये लोग चाहिए रहेंगे, ऐसा चाहिए रहेगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या फैसिलिटीज, क्या लोग, क्या प्रोफेशनल आपको उस चीज के लिए चाहिए, ये हम जानेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो वो जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्या होगी क्लियर होगी। उसमें हम कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, लाइक टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, प्रोफेशनल्स होने चाहिए जिनको वेबसाइट डेवलप करनी आती होगी, तो वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे बात करेंगे उनके बारे में। अभी हमने बेसिकली ये देख लिया कि जब हम ई बिजनेस की बात करते हैं तो रिसोर्सेज में एडिशन होता है, बहुत सारे एडिशनल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हो जाते हैं। सो जब भी आप प्लान करते हैं अपना ई बिजनेस स्टार्ट करना, तो आपको सिर्फ इन्हीं रिसोर्सेज पे फोकस नहीं करना, आपको इन रिसोर्सेज पे भी फोकस करना है। और आज अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बेस्ट वे है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही शुरू करना, ई बिजनेस ही स्टार्ट करना, क्योंकि वही हमारा फ्यूचर है।
That's it for this video. In our upcoming video, we'll talk about the resources actually required for e-business. And इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं about resources required for e-business. See, in my previous video, हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में सिर्फ एक बात की थी कि जब हम e-business के बारे में सोचते हैं तो कैसे हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो नॉर्मल बिजनेस से डिफर करते हैं और क्या एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हमें ई-बिजनेस में इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं। वहाँ सिर्फ हमने ओवरव्यू देखा था। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम वो सारे रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे जो ई-बिजनेस में यूटिलाइज होते हैं। सो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है। इट्स रिटन कंप्यूटर हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड, टेक्निकली क्वालिफाइड स्टाफ इज रिक्वायर्ड, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम ऑफ रिसीविंग पेमेंट, वेल डिजाइन वेबसाइट, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज। मतलब अगर आपको ई बिजनेस खोलना है, शुरू करना है, तो उस टाइम पे आपको याद रखना पड़ेगा कि ये सारी फैसिलिटीज आपके पास होनी चाहिए, तभी आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, तभी आप अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर पाएंगे। इनमें से किसी भी चीज़ में अगर आप लैक करेंगे तो आप अपने बिजनेस को ढंग से मैनेज नहीं कर पाएंगे। आइए जानते हैं किसकी क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट सेज कंप्यूटर हार्डवेयर। सी, ई बिजनेस मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस मतलब कहाँ होगा? इंटरनेट पे होगा। इंटरनेट कहाँ चलेगा? कंप्यूटर पे चलेगा। तो कंप्यूटर में ऐसे हार्डवेयर भी होने चाहिए, ऐसे सॉफ्टवेयर भी होने चाहिए जो बेसिकली आपको क्या दें, ई बिजनेस की फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। मतलब वो सारी चीजें जो ई बिजनेस में काम करने में यूज होती हैं, वो सारी चीजें आपके पीसी में ऑलरेडी होनी चाहिए। विद दैट आपका ना सिर्फ उनका प्रेजेंट होना जरूरी है, बट उनका सही स्पीड में, सही प्रोपोर्शन में काम करना भी जरूरी है। फर्स्ट से मैं एक ई बिजनेस चला रही हूँ, मेरे सामने पीसी पड़ा हुआ है, मैं उसे इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन वो बार बार हैंग कर रहा है या फिर बार बार उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम जा रही है, कोई ना कोई इशू जा रहा है, वायरसेस आ गए हैं। तो ऐसे सिनेरियो में क्या अच्छे से मैं ई बिजनेस कर पाऊंगी? आंसर इज नो। तो ये बोलता है कि कभी भी आपको ई बिजनेस के बारे में सोचना है, आपको अच्छा ई बिजनेस करना है, तो हमेशा याद रखिए जो आप कंप्यूटर हार्डवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। विद दैट स्पीड एंड टेक्नोलॉजी प्रॉपर होनी चाहिए जो भी इस्तेमाल होती है। कोशिश कीजिएगा अपडेटेड रखने की अपनी टेक्नोलॉजी को, लेकिन हमेशा अपडेटेड रखना पॉसिबल नहीं होता, आज अपडेशन बहुत फ्रीक्वेंटली आ रही हैं। बट कोशिश कीजिए जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वही आपके बिजनेस में हो, ताकि आपका बिजनेस अच्छे से ग्रो कर पाए, अच्छे से डेवलपमेंट कर पाए, दैट टू ज्यादा एफर्ट्स ना लेते हुए। सो दिस वाज आवर फर्स्ट पॉइंट। लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट। इट सेज टेक्निकली क्वालिफाइड स्टाफ। सी, आपने पीसीस ला के रख दिए, आपने काम करना शुरू कर दिया, आपने वेबसाइट बनवा दी, अच्छे से काम चल रहा है, लेकिन आपका जो स्टाफ था उसको टेक्नोलॉजी की समझ ही नहीं थी। क्या आपका बिजनेस चल पाएगा? आपके स्टाफ को पता ही नहीं है कैसे क्या करना है, किस चीज का क्या फर्क आता है, कैसे कोई चीज की जाती है, कैसे किस किस चीजों को टच नहीं करना रहता, कुछ नॉलेज नहीं है आपके स्टाफ को अबाउट द टेक्नोलॉजी। क्या वो परफॉर्म कर पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं। ऐसे एग्जाम्पल लीजिए, आपने पीसी रखा हुआ है और आप एक वर्कर को जो हाथ से मैनुअल वर्क करता है उसको उठा के आपने पीसी के सामने बैठा दिया एंड आपने बोला चलो चला के दिखाओ। क्या वो चला पाएगा? बीइंग इलिटरेट क्या वो ये काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना सिर्फ कंप्यूटर हार्डवेयर होना, बट एट द सेम टाइम उसको चलाने लायक स्थिति वाला स्टाफ भी आपके पास हो। मतलब आपके पास ऐसा स्टाफ हो जिसको टेक्नोलॉजी की समझ है, जो रिक्वायर्ड अरेना में कोई भी प्रॉब्लम जा रही है वो आसानी से क्या कर पा रहे हैं, उसे सॉर्ट कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी उस चीज से, उस फील्ड से कनेक्टेड थे। सो बेसिकली ना सिर्फ आपको हार्डवेयर पे खर्चा करना है, बट एट द सेम टाइम आपको स्टाफ भी देखना पड़ेगा क्या वो क्वालिफाइड है भी कि नहीं है। उसके बाद बात करते हैं हम कंप्यूटराइज्ड सिस्टम ऑफ रिसीविंग पेमेंट। ये क्या बोलता है? ये बोलता है इंटरनेट कहाँ, मतलब ई बिजनेस कहाँ हो रहा है? इंटरनेट पे हो रहा है। मैं किसी के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रही हूँ, फर्स्ट से मैंने किसी को गुड्स बेचे, अब मैं उससे ऑब्वियसली कंसिडरेशन लूंगी, उससे रिटर्न में क्या लूंगी? पैसे लूंगी। अब मैंने उसको गुड्स तो ऑर्डर तो ले लिया ऑनलाइन, लेकिन मैं उसको बोल रही हूँ पैसे तो मेरे को हाथ से भिजवा देना, मतलब आप तुम हैंड डिलीवरी करना पैसों की। क्या ये वाजिब लगेगा? नहीं। तो आपके पास ये ऑप्शन भी होना चाहिए
कि जब आप किसी को पेमेंट का मेथड बोल रहे हो, कि पेमेंट करने का तरीका बोल रहे हो, तो वो तरीका ऑनलाइन होना चाहिए। उसके लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने बैंक से बात करनी पड़ेगी कि बैंक में ऐसा ऐसा कुछ सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ऑनलाइन पेमेंट मोड रहेगा, तो मेरे को क्या क्या फीचर्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, क्या क्या फैसिलिटीज मुझे आपकी तरफ से मिलेंगी और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स मेरी तरफ से होंगी। तो बैंक्स एज वेल एज एफआईज, दैट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये भी वही काम करते हैं जो बैंक करते हैं। तो इन दोनों में से किसी के भी पास जाके आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें क्या करना है, ई बिजनेस के लिए पेमेंट मोड ई लाना है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड लाना है। तो कैसे क्या मैनेज किया जाए वो बताइए। वो आपको सारी रिक्वायरमेंट्स बता देंगे, वो आपको सारी अरेंजमेंट्स करवा के बता देंगे। नॉमिनल फीस भी दे माइट चार्ज। तो उसकी वजह से आपका क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम बन जाएगा और लोगों के लिए आसानी हो जाएगी कि वो आपको क्या कर सकते हैं, पैसे दे सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वे से। देन वेल डिजाइन वेबसाइट, इसके बारे में थोड़ी बहुत बात हमने पिछली वीडियो में भी की थी। ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि क्योंकि आप डायरेक्टली तो सामान बेच नहीं रहे हो कस्टमर को, मैं कस्टमर के सामने डायरेक्टली तो शर्ट लेके नहीं खड़ी होंगी कि खरीद लो, तो यहाँ पे मेरा फेस क्या रहेगा, वो वेबसाइट जिसपे मैं अपना सामान बेच रही हूँ। तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी वेबसाइट बनाने की रिक्वायरमेंट लगेगी। बेसिकली आपको क्या चाहिए, आपको एक फेस चाहिए जिसपे आपकी आइटम्स डिस्प्ले हो पाए, जिससे कस्टमर आपको कांटेक्ट कर पाए। आपके और कस्टमर के बीच में एक कनेक्शन मेंटेन करने वाला काम करती है वेबसाइट। ऐसा बोला जाए, ये कस्टमर है, ये आप हैं, आप डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट्स नहीं दिखा रहे हैं, आप कैसे दिखा रहे हैं, थ्रू इंटरनेट, थ्रू व्हाट, वेबसाइट। तो आपका फेस क्या होगा, ये वेबसाइट जिसपे वो आइटम्स देख रहा है, खरीद रहा है और ऑर्डर कर रहा है। तो ऐसे साइकिल चलती है कि वो कस्टमर और आपके बीच में वेबसाइट एक फेस वैल्यू सेट करता है, वेबसाइट फेस होता है, वही दिखाता है कि उस पर क्या क्या अवेलेबल है, और वही कनेक्शन भी मेंटेन करता है आपके और कस्टमर के बीच में। तो याद रखिए, आपके पास बहुत ही अच्छी वेबसाइट डिजाइन होनी चाहिए। इसके लिए आपको प्रोफेशनल लोग हायर करने पड़ेंगे, वेबसाइट डेवलपर्स हायर करने पड़ेंगे, डिजाइनर्स हायर करने पड़ेंगे, और वही एक अच्छी और प्रोडक्टिव वेबसाइट आपको क्रिएट करके दे सकते हैं। फिर बात करते हैं हम टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज के बारे में। ये बोलते हैं कोई भी बिजनेस विदाउट कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। हर बिजनेस में आपको बात करने की आवश्यकता लगती ही लगती है। तो यहाँ पे जब आप बात करते हैं ई बिजनेस के बारे में, तो यहाँ पे भी आपको अपने सामने वाले इंसान से बात करने की जरूरत पड़ेगी। अब चाहिए तो आप टेलीफोन का इस्तेमाल कीजिए, या चाहिए तो आप इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए, जो आपको उस सिनेरियो में सही लगे उनमें से किसी भी चीज का इस्तेमाल कीजिए, और आपकी टेलीकम्युनिकेशन की प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी और आपको क्या हो जाएगा, आपको इजी हो जाएगा ई बिजनेस कंडक्ट करने में। सो बेसिकली क्या बोला इन्होंने कि टेलीफोन या इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए और अच्छे तरह से कीजिए। फर्स्ट ऐसा इंटरनेट रखवाइए, लगवाइए जो बार बार बंद नहीं होता, स्मूथली चलता है, हाई स्पीड देता है। टेलीफोन कनेक्टिविटी भी ऐसी होनी चाहिए, ऐसी कंपनी की होनी चाहिए जिसका ब्रांड बिल्ड हो, जिसके कनेक्शन हमेशा स्टेब्लिश्ड रहे, बिकॉज बहुत सारे मार्केट में ऐसे भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिनके यहाँ पे कनेक्शन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। सो यहाँ पे आपको ट्राई करना है कि आप अपना फ़ोन ऐसी कंपनी से बाय करें जो बेसिकली बहुत अच्छी कनेक्टिविटी अश्योर करता हो आपको। एट द सेम टाइम इंटरनेट फैसिलिटी भी स्पीड में बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। सो बेसिकली हमने क्या पढ़ा इस वीडियो में, हमने पढ़ा कि जब कोई इंसान डिसाइड करता है कि मुझे ई बिजनेस करना है, तो उस टाइम पे उसे क्या क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब बेसिकली उसको क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए रहेंगे ई बिजनेस स्टेब्लिश करने में। फर्स्ट हमने देखा था कंप्यूटर हार्डवेयर, देन हमने देखा टेक्निकली क्वालिफाइड स्टाफ, फिर हमने देखा कंप्यूटराइज सिस्टम ऑफ रिसीविंग एंड पेमेंट, एंड उसके बाद हमने देखा वेल डिजाइन वेबसाइट, देन लास्ट वाज टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज। मैं एक बार रिवाइज करा रही हूँ जल्दी से जल्द। फर्स्ट वाज कंप्यूटर हार्डवेयर, मतलब बेसिकली आपको ऐसा कंप्यूटर हार्डवेयर एस्टेब्लिश करवाना पड़ेगा, असेंबल करवाना पड़ेगा जो आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग को बहुत ही स्पीडी वे में करे, विद दैट टेक्नोलॉजिकली भी वो अपडेटेड होना चाहिए।
आउटडेटेड वर्जन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं अपने पीसी के लिए। टेक्निकली क्वालिफाइड स्टाफ मतलब ना सिर्फ पीसी रखना जरूरी है, ऐसे लोग भी आपको चाहिए जिनको टेक्नोलॉजी की समझ हो। पुराने जमाने के लोग जो बहुत रिजिड होते हैं और नई टेक्नोलॉजी को इतने इजीली अडेप्ट नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को आप हायर नहीं कर सकते इस काम के लिए। आपको इस काम के लिए बहुत ही डायनामिक और फ्लेक्सिबल लोगों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो बेसिकली हमेशा तैयार रहते हैं नए नए चैलेंजेस से कुछ ना कुछ सीखने के लिए। एज आई मेंशन, यहाँ पे मैंने 2-3 चीजें मेंशन की, रिजिड लोग या फिर फ्लेक्सिबल लोग या फिर डायनामिक लोग और अपॉर्चुनिटीज को ग्रैस्प करने के लिए तैयार रहते हैं। सो बेसिकली ये सब क्या है, ये सब हमारे कीवर्ड्स हैं। तो अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो ऐसे कीवर्ड्स अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपके आंसर का वेटेज इंक्रीज हो जाएगा। सो ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया कीजिए कि ऐसे कीवर्ड्स पे हम फोकस करें। उसके बाद है कंप्यूटराइज सिस्टम ऑफ रिसीविंग पेमेंट। ऑब्वियसली पूरा बिजनेस किस पे हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मोड पे हो रहा है, तो यहाँ पे आप ये कोशिश कीजिए कि आपका जो पेमेंट मोड हो वो भी क्या हो, इलेक्ट्रॉनिक ही हो, इंटरनेट से ही चलता हो, सो दैट आपका टाइम ना वेस्ट हो फिजिकली पैसे डिलीवर करने में या फिर रिसीव करने में। फिर वो बोलते हैं कि क्योंकि आप डायरेक्टली कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो रहा है उस इंसान से, आपका कांटेक्ट हो रहा है आपकी वेबसाइट के थ्रू, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी वेबसाइट बहुत अच्छे वे में डिज़ाइंड होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये बोलता है टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी, मतलब कम्युनिकेशन तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हम कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि ये बेसिकली एक बिजनेस का बैकबोन रहता है। क्या रहता है? बैकबोन। अब इसका क्या मतलब होता है? बैकबोन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, बेसिकली वो हड्डी जो आपके पूरे शरीर को सीधे खड़े होने में मदद करती है। तो बिजनेस में अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो आपकी बैकबोन मतलब क्या है, थोड़ी सी टेढ़ी है और आप सीधे नहीं खड़े हो पाएंगे, आप उतना ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो ये वर्ड भी क्या हो गया हमारे लिए, यहाँ पे की वर्ड हो गया। तो ये भी यू कैन राइट कि कम्युनिकेशन हमेशा क्या होती है, बैकबोन होती है किसी भी ई बिजनेस के लिए, नॉर्मल बिजनेस के लिए। तभी बोलते हैं कि ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे वो आप फोन से कीजिए या फिर वो आप इंटरनेट की मदद से कीजिए। सो ये सारे थे क्या हमारे रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर रनिंग एन ई बिजनेस। ये सारी चीजें अगर बहुत अच्छी हैं तो आपके बिजनेस को कोई पीछे कर ही नहीं सकता है। वन थिंग मोर, ऐसा नहीं है एक बार वेबसाइट बनवा दी तो बस बनवा दी, उसके बाद उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने। अगर आपको चाहिए कि आपका बिजनेस डेली लाइफ पे अच्छा परफॉर्म करे, दूसरे कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग अच्छा परफॉर्म करता रहे, नंबर 1 पे आए, तो आपको ये सारी चीजें क्या करनी पड़ती है, कंटिन्यूस वे में मॉनिटर करनी पड़ती हैं। अपनी वेबसाइट में फ्रीक्वेंट चेंजेस करवाने पड़ते हैं सो दैट जो भी लोग एंजॉय कर रहे हैं वो बोर ना हो आपकी वेबसाइट से। आपका कंप्यूटर हार्डवेयर पुराने जमाने का नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का होगा तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि हर 4 दिन बाद आप टेक्नोलॉजी चेंज करते रहो। एक सही मोड मतलब टाइम पीरियड देखिए, 2 साल 2.5 साल, और उसके बाद कोशिश कीजिए अपनी टेक्नोलॉजी चेंज करने की, सो दैट आप अपने कंपटीशन से पीछे ना छूटते जाओ। या फिर हम बात करें टेक्निकली क्वालिफाइड स्टाफ, तो ऐसा हो सकता है कुछ स्टाफ को आपने हायर किया हो लेकिन आज उनके पास वो नॉलेज है ही नहीं क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उनके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग का भी अरेंजमेंट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फिर उसके बाद ही बोलते हैं पेमेंट मेथड, ये तो नॉर्मली रहता है लेकिन नए नए पेमेंट मेथड इंट्रोड्यूस होते रहते हैं। जैसे बीच में पेटीएम आया, गूगल पे आया, तो ऐसे सबसे कैसे डील करेंगे वो सारी चीजें भी इसमें होनी चाहिए। पीओएस सिस्टम आया था, पॉइंट ऑफ सेल वाला सिस्टम, तो वो कार्ड स्वाइप करने वाला सिस्टम कैसे इंट्रोड्यूस किया, वो सारी चीजें। तो नई से नए पेमेंट मोड क्या होते हैं, आते हैं, तो आपको उनके बारे में पता रहना चाहिए। और टेलीकम्युनिकेशन में भी कोई इंप्रूवमेंट आती है, फिर से पहले 4G, अब 5G आने वाला है तो 5G ले लो, फिर 6G आएगा तो वो ले लेना। तो हमेशा अपडेशन रखना भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तभी आपका ई बिजनेस ढंग से काम कर पाएगा और आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई ट्रांजैक्शंस के बारे में। ये बोलता है कि जब चीजें फिजिकल मोड पे होती हैं, ऑफलाइन मोड पे होती हैं, तो उन्हें कंट्रोल करना थोड़ा सा इजी होता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंटरनेट, व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन मोड, तो चीजें क्या हो जाती है, थोड़ी एक्सपैंड हो जाती है और उन पे किसी का कंट्रोल करना मुश्किल होता है।
एज अ रिजल्ट ऑफ विच बहुत सारे ऐसे इश्यूज, बहुत सारे ऐसे रिस्क आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन कहाँ हो रही है? इंटरनेट मोड पे हो रही है, ऑनलाइन हो रही है। तो वो सारी ट्रांजैक्शन इन रिस्क से क्या हो जाती है, थोड़ी सी अफेक्ट हो जाती हैं। सो बेसिकली हम पहले समझेंगे कि रिस्क का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम उसकी डिटेलिंग और यहाँ पे ई ट्रांजैक्शन में कौन कौन से रिस्क आते हैं उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सो पहले स्टार्ट करते हैं रिस्क से। रिस्क बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस हैपनिंग, मतलब कुछ गलत होने की संभावना, मतलब कल की तारीख में कुछ गलत हो सकता है। Can result into loss as a financial loss, reputational loss या psychological loss। मतलब जो गलत हुआ है, रिस्क ने क्या बोला, कुछ गलत होने की संभावना। जो गलत होने की संभावना है वो किस किस चीज में रिजल्ट डाल सकती है? आपको फाइनेंशियल लॉस करा सकती है, आपको रेपुटेशनल लॉस करा सकती है, एज वेल एज आपको साइकोलॉजिकल लॉस भी करवा सकती है। अब इनका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट, फाइनेंशियल लॉस, मतलब मॉनेटरी टर्म्स में आपको क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। आपकी 100 रुपए की चीज थी, 70 की रह गई, तो आपको क्या हुआ? फाइनेंशियल लॉस हुआ। रेपुटेशनल लॉस का मतलब होता है मेरी जो रिस्पेक्ट बनी हुई है सोसाइटी में, मेरी जो गुडविल बनी हुई है सोसाइटी में, वो क्या होना? टार्निश होना, खराब होना। ये होगा मेरे लिए क्या? रेपुटेशनल लॉस, मतलब मेरी रेपुटेशन इन्फ्लुएंस हो रही है। उसके बाद बात करते हैं साइकोलॉजिकल लॉस के बारे में। साइकोलॉजिकल लॉस का मतलब होता है साइकोलॉजिकली आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम होना। फर्स्ट से मैंने किसी चीज का बहुत ज्यादा बर्डन ले लिया, एज अ रिजल्ट ऑफ इट मुझे डिप्रेशन हो गई, तो ये क्या हुआ? ये साइकोलॉजिकल लॉस हुआ। तो फाइनेंशियल लॉस मतलब मॉनेटरी टर्म्स में लॉस होना, रेपुटेशनल लॉस मतलब मेरी रेपुटेशन टार्निश होना, एंड लास्ट साइकोलॉजिकल लॉस मतलब मेरे दिमाग पे फर्क आना बिकॉज ऑफ डिफरेंट थिंग्स। सो बेसिकली रिस्क मतलब क्या? कुछ गलत होने की संभावना, और उस गलत होने की संभावना से क्या क्या चीजें हो सकते हैं, क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं, वो सब चीजें देखिए। अब हम देखते हैं ई ट्रांजैक्शन में कितने तरह के लॉसेस होते हैं। ई ट्रांजैक्शन में बेसिकली 3 तरह के ओवरव्यूज, मतलब 3 तरह की हेडिंग्स हमने पिक की हैं। ये बोलते हैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन लॉसेस हो सकते हैं, ट्रांजैक्शन रिस्क हो सकते हैं। सेकेंड ये बोलता है डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क हो सकता है, मतलब डेटा स्टोर करने या फिर उसको ट्रांसमिट करने में लॉस हो सकता है। फिर ये बोलता है रिस्क ऑफ थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्रिवेसी, मतलब आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी कोई ना कोई रिस्क हो सकता है। दो अभी हम डिटेलिंग में नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेलिंग हम इंडिविजुअल वीडियोस में देखेंगे। जो हम अपकमिंग वीडियोस बनाने वाले हैं वो तीनों के बारे में इंडिविजुअली होंगे। सो बेसिकली उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या लॉस करा रहा है, किसकी वजह से क्या चीज हो रही है। लेकिन एक फ्लो चार्ट ऐसे ही बनेगा आपका। ट्रांजैक्शन रिस्क में आते हैं 3 डिफॉल्ट्स। फर्स्ट इज डिफॉल्ट इन ऑर्डर टेकिंग, सेकेंड इज डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी, थर्ड इज डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन में जो रिस्क होते हैं वो होते हैं बेसिकली वायरस से रिलेटेड, हैकिंग से रिलेटेड। तो ये दोनों रिस्क हम बात करते हैं वायरस और हैकिंग वाली रिस्क की, किसमें? हमारे सेकेंड टाइप ऑफ रिस्क में। फिर होता है रिस्क ऑफ थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। तो ये बोलता है क्योंकि यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो लगे हुए हैं, स्टेक पे लगे हुए हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच उनसे भी हमें किसी ना किसी तरह का रिस्क हो सकता है जब दूसरे हमारी चीजें कॉपी वगैरह कर लेते हैं, पर्टिकुलरली उसके बारे में। लेकिन एज आई सेड हम इसमें सिर्फ ओवरव्यू देखने वाले थे, हम डिटेल में इसको अपकमिंग सेक्शन में पढ़ेंगे, अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे। सो अभी के लिए बेसिकली हमें बस ये समझना जरूरी है कि ई ट्रांजैक्शन में बहुत सारे रिस्क होते हैं और हमें अपनी तरफ से कौन से ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए, कौन से ऐसे मेजर्स लेने चाहिए ताकि हम उन रिस्क को क्या कर पाए, थोड़ा सा कम कर पाए। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। हम अगर रिस्क को अच्छे से समझेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि उनके काउंटर मेजर्स क्या होंगे। फर्स्ट से मैंने बोला ट्रांजैक्शन रिस्क को मेरे को अच्छे से समझ में आ गया है, मुझे अच्छे से समझ में आ गया डिफॉल्ट इन ऑर्डर टेकिंग क्या होता है। अगर रिस्क समझ में आ गया तो काउंटर मेजर लेना तो वैसे ही मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। मैं बहुत इजीली बता पाऊंगी कि कैसे कौन सा मेजर लेके किस चीज को मैं कम या ज्यादा कर सकती हूँ। सो बेसिकली इन तीनों रिस्क को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप इनके काउंटर मेजर्स ले पाओगे।
एंड एज आई हैव मेंशन्ड अर्लियर ऑल्सो कि ई बिजनेस, ई ट्रांजैक्शन ऐसी चीज़ें हैं जो फ्यूचर में है, मतलब फ्यूचर में इनका बहुत स्कोप है। तो अगर आप चीज़ें आज बेसिक लेवल पे ही बहुत अच्छे वे में समझेंगे तो कल आपका इसमें बहुत ज़्यादा भला होने वाला है, क्योंकि कल आपकी कमांड होगी इन सब चीज़ों पे जो लोग उस टाइम पे सीख रहे होंगे। तो दैट्स वेरी लाइक बेनिफिशियल फॉर यू पीपल। तो प्लीज़ दोबारा देखिए। सेफ, बेसिकली हमने किस चीज़ के बारे में बात की? हमने ई ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के बारे में बात की। हमने बोला कि ई ट्रांजैक्शन भी टोटली सिक्योर या फिर सेफ नहीं है, इसमें भी बहुत सारे क्या हैं, लूप होल्स हैं, बहुत सारे रिस्क एसोसिएटेड है। फिर हमने देखा कि रिस्क होता क्या है। रिस्क बेसिकली होता है कि आप किसी चीज़ की, मतलब किसी मिसहैपनिंग की संभावना लेके बैठे हुए हैं जो आपको बहुत ही अलग अलग तरह के लॉसेस करवा सकती है। और वो लॉसेस कैसे हो सकते हैं? फाइनेंशियल, रेपुटेशनल, साइकोलॉजिकल, किसी भी तरह का आपको लॉस हो सकता है। फिर उसके बाद ये बोलते हैं कि आपको रिस्क कितने तरह के होते हैं। इन्होंने बोला रिस्क तो हमें बहुत तरह के होते हैं, लेकिन बेटर रहेगा हम कुछ स्पेसिफिक हेडिंग्स चुन लेते हैं जिनके अंडर हम उन रिस्क को काउंट करेंगे। तो हमने इस तरह से 3 स्पेसिफिक हेडिंग्स बनाई जिसका फ्लो चार्ट यू कैन सी हियर। एंड वन मोर थिंग, अगर मान लीजिए कभी भी ये क्वेश्चन आता है, फिर से हमने बोला क्वेश्चन आया सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई ट्रांजैक्शंस, तो उस टाइम पे याद रखिएगा कि आपको बेसिकली ये इंश्योर करना है कि आप ये फ्लो चार्ट बना दें, फ्लो चार्ट के बाद उसको अच्छे से डिफाइन कर दे और इसी सीक्वेंस में बनाइएगा। पहले रिस्क लिखिएगा, उसके बाद ये फ्लो चार्ट बना के डिफरेंट रिस्क को बता दीजिएगा और इसके बाद इनकी डिटेलिंग शुरू कीजिएगा। अगर आपने ऐसा बनाया अपने आंसर में तो कोई आपके आधा मार्क भी काटने के लिए वो नहीं होगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे विच विल बी वेरी गुड फॉर यू पीपल। सो इसी तरह से ही आप अटेम्प्ट कीजिएगा अपने आंसर को। So that was it for this video. In our upcoming video, we'll be talking about the transaction risk detail में. So stay tuned for that. और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं transaction risk के बारे में। See, in my previous video हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जो सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में बात करता है ई ट्रांजैक्शंस की। सो वो बेसिकली क्या बोलता है कि जब हम ई ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं तो बहुत सारे रिस्क आते हैं उसमें, जिसमें हमने 3 मेन रिस्क के बारे में पढ़ा था, 3 हेडिंग्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें से फर्स्ट हेडिंग थी हमारी ट्रांजैक्शन रिस्क। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रांजैक्शन रिस्क होता क्या है, इसके अंदर कितने तरह के डिफ़ॉल्ट होते हैं, उन डिफ़ॉल्ट को अगर आपको कम करना है तो अपनी तरफ से आप क्या इनिशिएटिव ले सकते हो, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। सो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट सिनेरियो देखिए, यहाँ पे क्या है, एक बायर है और एक सेलर है। बायर ने बोला आई प्लेस्ड एन ऑर्डर, मतलब मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया है। सामने से उसको रिप्लाई क्या आना चाहिए था सेलर की तरफ से कि हाँ आपका एक ऑर्डर हमें रिसीव हुआ है, लेकिन यहाँ पे सेलर की तरफ से रिप्लाई आया कौन सा ऑर्डर, किस ऑर्डर की बात कर रहे हैं आप, हमें तो कोई ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे बायर ने तो अपनी तरफ से ऑर्डर प्लेस किया, लेकिन सेलर ऐसा बोल रहा है कि मुझे कोई ऑर्डर रिसीव ही नहीं हुआ। तो ये किस तरह का डिफॉल्ट माना जाएगा? ये माना जाएगा डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग और गिविंग। मतलब बेसिकली जब हम ऑर्डर देते हैं या ले रहे होते हैं उस टाइम पे अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो उसे हम बोलते हैं व्हाट, डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग और गिविंग। अगेन आई एम टेलिंग यू, बायर एंड सेलर वाली सिचुएशन है, तीनों ही सिचुएशन एक्चुअली वही हैं बट अलग अलग बातचीत हो रही है। फर्स्ट वाले में बायर ने बोला क्या कि मैंने ऑर्डर प्लेस किया, सेलर ने सीधा मना कर दिया। ये था हमारा व्हाट, डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग। इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी पहले हम सारी प्रॉब्लम समझते हैं। सेकेंड वाले सिनेरियो में क्या हुआ, सेलर ने बोला कि योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड और मैं अपनी तरफ से उसको निकाल चुका हूँ डिलीवरी के लिए। मतलब यहाँ पे सेलर और बायर दोबारा से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। सेलर ने बोला मैंने गुड्स तुम्हें डिलीवर कर दिए हैं, इट्स टाइम फॉर यू टू पे, मतलब ये समय है तुम्हारा पेमेंट करने का। लेकिन बायर ने सामने से बोला मैं नहीं करता, मतलब बेसिकली क्या, उसने मना कर दिया कि मैं पेमेंट ही नहीं करूँगा। ऐसे डिफॉल्ट को हम बोलते हैं डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। जब बायर अपनी तरफ से मना कर दे कि मैं सेलर को पेमेंट ही नहीं करूंगा, दिस इज व्हाट, डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। तो ये होता है हमारा सेकेंड ट्रांजैक्शन रिस्क।
फर्स्ट कौन सा पढ़ा हमने, डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग, सेकेंड वाला क्या है, डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। सी ये डिफॉल्ट्स ना बहुत ही लिंक्ड है। सी यहाँ पे पेमेंट की बात चल रही थी तो डिफॉल्ट ऑन पेमेंट हो गया, यहाँ पे ये ऑर्डर की बात कर रहे थे तो ये ऑर्डर टेकिंग पे हो गया। तो नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा किस तरह का डिफॉल्ट हो रहा है। अब हम थर्ड सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ना हम एक बहुत इंटरेस्टिंग वो लेते हैं एग्जाम्पल्स। स्विगी जोमेटो से आजकल हर कोई खाना ऑर्डर करता है, ठीक है। यहाँ पे एक इंसान ने स्विगी से खाना ऑर्डर किया, मैंने स्विगी से खाना ऑर्डर किया। फिर से एक रेस्टो था, 5 स्टार रेस्टो नाम था उसका, 5 स्टार से मैंने खाना ऑर्डर किया, खाना आया लेकिन मेरे घर नहीं आया, मेरे पड़ोसी के घर चला गया, उन्होंने खा पी के काम खत्म किया लेकिन खाना मुझे रिसीव नहीं हुआ। When I called the रेस्टो कि भैया क्या हुआ, मेरा खाना अभी तक आया नहीं, उन्होंने बोला मैम हमने तो कब से डिलीवर कर दिया, बट क्या मुझे रिसीव हुआ था, वो नहीं हुआ था। तो यहाँ जो डिफॉल्ट हो रहा है वो डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी हो रहा है। मतलब बेसिकली जो हमारी डिलीवरी थी सामने वाले इंसान की तरफ से वो क्या हो गई, गलत हो गई। तो यहाँ पे डिफॉल्ट किस चीज में हो रहा है, डिलीवरी में हो रहा है। सो बेसिकली तीनों में क्या हो रहा है, अलग अलग तरह के डिफॉल्ट्स हो रहे हैं। फर्स्ट वाले में डिफॉल्ट की बात करें तो ऑर्डर प्लेस करने में या लेने देने में ऑर्डर गलती हो रही है तो उसे हम बोलते हैं डिफॉल्ट ऑन व्हाट, ऑर्डर टेकिंग और गिविंग। सेकेंड वाले में यहाँ पे पेमेंट में डिफॉल्ट हो रहा है, सामने वाला बोल रहा है कि मैंने आपको डिलीवरी कर दी, अब आपकी बात है क्या करने की, पेमेंट करने की, और आप सामने से मना कर देते कि मैं तो पेमेंट करने वाला ही नहीं हूँ। तो यहाँ पे आप कौन सा डिफॉल्ट कर रहे हो, डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। और थर्ड वाले सिनेरियो में सेलर ने सामान तो भिजवाया, सामान डिलीवर भी हुआ, बायर ने पेमेंट भी कर रखी थी, लेकिन सामान गलत जगह डिलीवर हो गया। तो ऐसी डिलीवरी को हम क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी, मतलब गलत डिलीवरी कर देना। सो ये थे 3 हमारे क्या डिफॉल्ट्स। कहाँ आते हैं ये, हमारे ट्रांजैक्शन रिस्क में आते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, कभी भी हम ई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें बहुत सारे रिस्क आते हैं। ये हम फर्स्ट रिस्क देख रहे हैं, फर्स्ट रिस्क टाइप देख रहे हैं जो ट्रांजैक्शन रिस्क के नाम से जाना जाता है, और उसमें ये 3 डिफॉल्ट्स होते हैं, डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग, डिफॉल्ट ऑन पेमेंट एंड डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी। अब हम बात करेंगे कि इन डिफॉल्ट्स को हम कैसे कम कर सकते हैं। सी कभी भी आप रिस्क को कंप्लीटली एलिमिनेट कर ही नहीं सकते, ये तो एक प्रिंसिपल ही है रिस्क का कि रिस्क कंप्लीटली तो कभी एलिमिनेट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। रिस्क को आप कम जरूर कर सकते हो, मिटिगेट करने की कोशिश जरूर कर सकते हो, लेकिन एलिमिनेशन पॉसिबल होता ही नहीं है। तो आप रिस्क को कभी भी एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, आप उसे बस क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़े से वेज दिए हुए हैं जिनसे हम ट्राई कर सकते हैं कि रिस्क क्या हो जाए, थोड़ा सा कम हो जाए। तो फर्स्ट हमारा डिफॉल्ट था डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग, मतलब सेलर ने अपनी तरफ से यहाँ पे डिफॉल्ट किया, यहाँ पे डिफॉल्टर कौन है, सेलर है। तो यहाँ हम बेसिकली कैसे इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं कि डिफरेंट साइट्स में ना सेलर्स की रेटिंग होती है। फर्स्ट से Amazon में जब मैं कोई चीज़ परचेज करने जाती हूँ तो उसके नीचे रिव्यूज़ दिए होते हैं दूसरे लोगों के जिन्होंने वो पर्टिकुलर चीज़ परचेज की है उस सेलर से, और वो रिव्यूज़ पढ़ के मैं ये जान सकती हूँ कि सेलर अच्छा सामान बेच रहा है या नहीं बेच रहा है। फर्स्ट है, मुझे खरीदना था एक टी शर्ट, देखने में वो बहुत अच्छी टी शर्ट लग रही थी, बहुत महंगी टी शर्ट लग रही थी और काफ़ी डिस्काउंट था उस पर, लेकिन जब मैंने उसके रिव्यूज़ पढ़े उसमें लिखा हुआ था कि बहुत ही गंदी क्वालिटी की क्या आती है, टी शर्ट आती है, बहुत ही सस्ती क्वालिटी की टी शर्ट आती है, और ये फिल्म मतलब फोटो के थ्रू ज़्यादा अच्छी दिखाई गई है बट एक्चुअली इट्स नॉट दैट गुड। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, सेलर के बारे में मुझे अच्छे से पता चल रहा है, दूसरों के ओपिनियन जान के, दूसरों के रिव्यूज जान के, दूसरों के एक्सपीरियंसेस जान के। तो एक बार जब आप पेमेंट कर रहे होते हो या फिर अपनी तरफ से ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हो तो आप सामने वाले सेलर की क्या देख सकते हो, रिव्यूज देख सकते हो, रेटिंग्स देख सकते हो, और इससे आपको पता चलेगा कि उस सेलर से आपको ऑर्डर करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो ये था एक तरीका क्या करने का, हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन रिस्क को मिटिगेट करने का। सेकेंड आता है डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। ये किसकी तरफ से होता है, ये होता है बायर की तरफ से। तो हम इसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, इसमें एक ही ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर
मैक्सिमम सिनेरियो में क्या होता है, लोग क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं। तो आप क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। वहां से बैंक से लिंक बिठा के इफ यू हैव कनेक्शंस तो आप ये कंफर्म कर सकते हो कि इसकी क्रेडिट लिमिट एक्चुअली है भी कि नहीं है, विच इज अगेन बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हर किसी को ये करने का चांस भी नहीं मिलता एंड हर सिनेरियो में पॉसिबल नहीं है। फॉर से जो इंसान डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहा हो, नेट ट्रांसफर कर रहा हो, नेट बैंकिंग ट्रांसफर, उस सिनेरियो में आप क्या करोगे। सो बस ये एक ऑप्शन है आपकी तरफ से जो आप अवेलेबल करवा सकते हो अपने लिए इफ यू हैव कॉन्टैक्ट्स, इफ दैट मतलब सिनेरियो पॉसिबल हो तो। लेकिन अदरवाइज ये चीज़ रोकना बहुत ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बस हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हो कि एक बार आपको उस इंसान के साथ एक्सपीरियंस ऐसा हो गया, फॉर से मिस्टर एक्स ने मुझसे क्या मंगवाए, गुड्स मंगवाए, मैंने भेज दिए, उसने पेमेंट नहीं की, तो नेक्स्ट टाइम के लिए मैं मिस्टर एक्स को ब्लॉक करवा दूँ सारी साइट से, सो दैट वो इंसान किसी भी साइट पे किसी और सेलर को पागल ना बना पाए, बेवकूफ़ ना बना पाए। सो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम बायर्स को भी रिव्यूज़ दे सकते हैं, बायर्स को भी रेटिंग देख सकते हैं कि ये बायर सही नहीं है, इसके ऑर्डर नहीं लेने चाहिए बिकॉज ये पेमेंट नहीं करता या फिर डिफॉल्ट कर देता है। फिर आता है हमारा लास्ट कौन सा, डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमने पढ़ा था एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, बहुत पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था क्या, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की ऑनलाइन कभी भी आपको ट्रांजैक्शन करनी होती है तो एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है। तो उस रजिस्ट्रेशन में जब वो आपसे आपका एड्रेस मांगते हैं तो ये कोशिश कीजिए, ये वेरीफाई कीजिए कि आपने एड्रेस प्रॉपर डाला हो। एक बार कंफर्मेशन लेने की कोशिश करे सेलर अपने हैंड से, बायर अपने हैंड से कोशिश करे कि सही एड्रेस डाले, थोड़ी सी भी उसमें मिस्टेक या फिर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, सिंपल प्रोसीजर होना चाहिए, सिंपली लिखा हो, क्लियरली स्टेटेड हो, सामने वाले को कंफ्यूजन ना हो जिस सिनेरियो में। सो बेसिकली यहाँ पे बायर को अपने हाथ से थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कंफर्मेशन का कि उसको एड्रेस ढंग से डालना पड़ेगा, तभी डिलीवरी ढंग से पहुँच पाएगी उसके पास। प्लस आप ये भी देख सकते हैं कि एक्नॉलेजमेंट स्लिप कि कंफर्मेशन दे सेलर, बायर अपने हैंड से। फॉर मैं बायर के पास सामान लेके गई, वो बायर खुद से साइन करके एक्नॉलेज करके एक स्लिप मुझे वापस करे, तो इससे भी कंफर्म हो जाएगा कि इसी बायर ने लिया है सामान और जो रिक्वायर्ड बायर था या रेस्पेक्टिव बायर था उसी के पास सामान गया है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारा सामान सही जगह पहुंचा सकते हैं। अगेन फर्स्ट वाला वॉज डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग, मतलब ये किसकी हैंड से डिफॉल्ट हो रहा था, सेलर के हैंड से। सेकेंड वाला था डिफॉल्ट ऑन पेमेंट, ये किसके हैंड पे हो रहा था, बायर के हैंड पे। लास्ट वाला वॉज डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी, मतलब ये दोनों के हैंड पे नहीं हो रहा था, डिलीवरी में ही जस्ट प्रॉब्लम चली गई। और उसको कम करने के लिए हमने बहुत सारे ऑप्शंस देखे हैं, इनके अलावा और भी ऑप्शंस आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें से एक सिक्योरिटी वाला हम डिस्कस भी करने वाले हैं। हमारे इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क के बारे में। यहाँ पे दो रिस्क के बारे में बात करने वाले हैं एंड मैं आपको रिमाइंड करा दूं ये किस तरह का रिस्क है। ये हमारा बेसिकली सिक्योरिटी और सेफ्टी से रिलेटेड रिस्क है जो ई ट्रांजैक्शन में आता है। इससे पहले हम ट्रांजैक्शन रिस्क पढ़ चुके हैं, ये हमारा सेकेंड टाइम है, विच सेज डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क। मतलब यहाँ पे रिस्क किस किस चीज में है, डेटा स्टोर करने में एज वेल एज उसको ट्रांसमिट करने में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। सो बेसिकली इसमें क्या बोलता है, इसमें बोलता है कि देखिए इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर्ड होगी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में स्टोर्ड होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। अब ये बोलता है कि इंफॉर्मेशन तो स्टोर हो गई, अब आप ये बताइए कि ऐसी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, ऐसा स्टोर्ड डेटा कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से इन्फ्लुएंस तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला इट इज एक्सपोज टू वेरियस रिस्क, मतलब ये बहुत सारे रिस्क से क्या है, एक्सपोज्ड है। जैसे कि ये चोरी हो सकता है, जैसे कि इसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है, जैसे कि इसमें वायरस आ सकते हैं और जैसे कि इसमें हैकिंग भी हो सकती है। मतलब क्या हुआ, एक एक करके समझेंगे हम लोग। फर्स्ट इज स्टोलन, मतलब चोरी हो जाना। मुझसे बिना पूछे मेरे डेटा को किसी ने मेरे पीसी से निकाल लिया। इट इज़ वेरी इजी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट है, कोई भी पेन ड्राइव इंसर्ट करेगा, डेटा कॉपी करेगा और ले जाएगा। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, मेरे डेटा की चोरी कर रहा है। तो ये करना बहुत ज़्यादा इजी होता है किसी के लिए भी।
फॉर से मेरा ही कोई फ्रेंड है, मेरे घर आया, मेरा पीसी सामने खड़ा हुआ था, पड़ा हुआ था और वो ऑन था, उसने डेटा में पेन ड्राइव इंसर्ट किया सीपीयू में और सारा डेटा कॉपी कर लिया। यहाँ वो क्या कर रहा है, डेटा कॉपी कर रहा है, डेटा स्टोर, बेसिकली स्टोलन हो रहा है मेरा डेटा, मतलब चोरी हो रहा है। फिर उसके बाद मॉडिफिकेशन। मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर खुला हुआ था, कोई इंसान आया मेरे घर पे, पीसी खुला हुआ है, उसने वहाँ पे जो मैंने वर्ड्स लिखे हुए थे उसको ऑल्टर कर दिया। दिस इज व्हाट, मॉडिफिकेशन, मतलब चेंजेस लाना, ऑल्ट्रेशन करना। ये भी बहुत इजीली हो सकता है जो भी डेटा स्टोर्ड होता है उसमें। उसके बाद वायरसेस इंट्रोड्यूस करना, मतलब बेसिकली एक ऐसा अनवांटेड सब्सटेंस आपके पीसी में इंट्रोड्यूस करना जिसकी वजह से आपके पीसी की फंक्शनिंग इन्फ्लुएंस होगी, जिसकी वजह से आपका पीसी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगा। सो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा आपको इन्फ्लुएंस कर सकती है। सबसे बड़ा थ्रेट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को पहुंचता है वायरस की वजह से। वायरस कोई ऐसी चीज़ नहीं है आपने बोला हट जाए तो वो ये पीसी से हट जाएगा। एक बार अगर वायरस पीसी में आ जाता है तो वो आपके नॉर्मल पीसी की सारी फंक्शनिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है, आपकी पूरी फंक्शनिंग को ख़राब कर देता है। सो बेसिकली आप अगर ऐसा मानिए कि अगर गलती से कहीं से आपके पीसी में वायरस इंट्रोड्यूस हो गए हैं तो वो आपके पीसी के सारे डेटा को इन्फ्लुएंस करने वाला है, सारे डेटा को ख़राब करने वाला है। और वायरस को इंट्रोड्यूस करना भी बहुत सिंपल है। मैं आपको एग्जाम्पल्स बताती हूँ। फॉर से कभी कभी आप कोई वेबसाइट देख रहे होगे, गूगल पे कुछ सर्च कर रहे होगे, यहाँ से एक पॉपअप आया, कोई एडवर्टीजमेंट खुली अजीब सी, आप थोड़ा क्यूरियस हो गए कि इसमें क्या है, आपने खोल के देखा, उसने बोला ये पर्टिकुलर चीज़ इंस्टॉल करनी पड़ेगी, आपने बोला ध्यान नहीं दिया, अच्छे से पढ़ा नहीं, एंड आपने बोला कर लो इंस्टॉल। तो वो इंस्टॉल होते ही आपके पीसी में क्या आ जाएगा, वायरस आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं बाहरी दुनिया में जो यही काम करते हैं, आपको थोड़ा सा ल्योर करने का काम करते हैं, आपको थोड़ा सा फंसाने की कोशिश करते हैं और सिंपल वे में आपके पीसी में वायरस इंट्रोड्यूस कर देते हैं। और भी सिंपल कैसे होता है, पेन ड्राइव ऐसा लेके आइए जिसमें ऑलरेडी वायरस था, आपके सीपीयू में लगाया और आपके सीपीयू में वायरस आ गया। इतना इजी होता है इसका ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरे जगह तक। सो बेसिकली एक बार वायरस अगर आपके पीसी में आ गया, आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो सबको लेके उड़ सकता है, सबको लेके ख़त्म कर सकता है। फिर हम बात करते हैं हैकिंग पे। हैकिंग का मतलब होता है आपसे बिना पूछे आपके पीसी का एक्सेस लेना। मतलब आप अपने पीसी में क्या कर रहे हो, कैसे नहीं कर रहे हो, क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो, क्या इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो, क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो, इन सब की इन्फॉर्मेशन कोई इंसान रख सकता है आपसे बिना पूछे। आपके पीसी को क्या किया जा सकता है, हैक किया जा सकता है। अब हैकिंग में आती हैं दो चीज़ें, वन इज कॉल्ड एथिकल हैकिंग और दूसरा होता है अनएथिकल हैकिंग। फर्स्ट इज व्हाट, एथिकल हैकिंग, और दूसरी क्या होती है, अनएथिकल। अब क्वेश्चन उठता है, हैकिंग तो गलत बात है ना, किसी से बिना पूछे उनका पीसी का एक्सेस लेना तो गलत बात हुई। तो एथिकल हैकिंग क्या हुआ? एथिक्स का तो मतलब होता है कि बेसिकली अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, अच्छे से अच्छे इसका प्रमोशन करना चाहिए। तो यहाँ पे हैकिंग जैसी गलत चीज़ एथिकल कैसे हो सकती है? तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल यूज़ करते हैं। फॉर से एक क्रिमिनल है, उसका एक पीसी है जिसमें बहुत सारे क्राइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। ठीक है, एक क्रिमिनल था, उसका पीसी था जिसमें बहुत सारे क्राइम्स की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड थी। अब आप मुझे ये बताइए, ऐसे पीसी को अगर हम हैक कर लें, पुलिस वाले स्पेशली अगर हैक कर ले, तो कितने सारे क्रिमिनल्स पकड़े जा सकते हैं। सो ये ऐसी हैकिंग जो देश के भले के लिए इस्तेमाल होती है, ऐसी हैकिंग जिससे हम इस देश का क्या कर सकते हैं, फ्यूचर संभाल सकते हैं, क्राइम्स को कम कर सकते हैं, फ्यूचर में क्या हमारे ऊपर थ्रेट्स और डिफिकल्टीज आने वाली हैं उन पे कंट्रोल रख सकते हैं। तो इस तरह की हैकिंग को हम बोलते हैं एथिकल हैकिंग। मतलब एक टेररिस्ट के हमने कंप्यूटर को हैक कर लिया, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, एथिकल हैकिंग। एक क्रिमिनल के पीसी को हमने हैक कर लिया, दैट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज व्हाट, एथिकल हैकिंग। एक ऐसे इंसान को जो किसी बाहरी देश का था और इंडिया के अगेंस्ट
कुछ ना कुछ भावनाएं रखता था, उसके पीसी को अगर आपने हैक कर लिया और ये जान लिया दूसरे देश हमारे बारे में क्या प्लान कर रहे हैं, दैट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज व्हाट, एथिकल हैकिंग। इसके अलावा और बाकी जितनी भी तरह की हैकिंग होती है जो कि पुलिस वालों के अकाउंट से की जाती है, हमारे अकाउंट से की जाती है, लोगों के अकाउंट से की जाती है, ये सारी क्या कहलाती है, अनएथिकल हैकिंग, और पनिशमेंट मिलती है अनएथिकल हैकिंग में। मतलब अगर आप इंटरेस्टेड हो कंप्यूटर उसमें, तो एथिकल हैकिंग के तो कोर्सेज भी होते हैं जो आप इजीली कर सकते हैं, और उसके बाद आपको बहुत रेप्यूटेड जॉब्स भी मिल सकती हैं, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट ऐसे लोगों की हमेशा सर्च में होता है जो एथिकल हैकिंग करें। इस फील्ड में काफ़ी स्कोप है, बट एट द सेम टाइम अगर आप उसे गलत पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो जेल जाने का भी स्कोप बहुत है। उसके बाद है यहाँ पे, अगर मान लीजिए आपके पीसी में वायरस आ गया, फर्स्ट ऑफ ऑल वायरस का फुल फॉर्म देख लेते हैं। वायरस का फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर सीज, मतलब बहुत ऐसी इंफॉर्मेशन जो घेराबंदी के अंदर आई हुई है, जिसके ऊपर कोई ना कोई संकट क्या है, कवर कर रहा है, संकट मतलब संकट उसको कवर कर रहा है। सो बेसिकली अगर आपको चाहिए कि आपके पीसी में वायरस ना आए तो क्या करें आप, तो आप एंटीवायरस इंट्रोड्यूस कीजिए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स आते हैं, एंटीवायरस प्रोग्राम्स आते हैं, आप अपने पीसी में वो इंसर्ट करके रखिए, सो दैट कोई भी वायरस आए तो वो पहले ही उसे क्या कर दे, आने से मना कर दे, या फिर करेक्टिव स्टेप्स ले ले, जिससे आपका पीसी क्या रहेगा, सेफ एंड सिक्योर्ड रहेगा। लेकिन जो हमारे मतलब ये प्रोटेक्शन वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, समटाइम वो भी फेल कर जाते हैं क्योंकि वायरसेस इतने स्ट्रांग हो जाते हैं। बट नॉर्मल वे में वायरसेस को रोकने के लिए दिस पर्टिकुलर मेथड इज वेरी इजी एंड वेरी गुड। सो बेसिकली आप अपने पीसी को क्या रखें, वायरस से बचाने के लिए एंटीवायरसेस उसमें डलवा के रखें। और स्टोरेज की बात जब आती है, या फिर स्टोलन की बात आती है, मॉडिफिकेशन की बात आती है, तो आप कोई ना कोई उसमें पासवर्ड पासकोड लगा के रखिए, सो दैट नोबडी कैन एक्सेस इट विदाउट दैट पासवर्ड और पासकोड। सो बेसिकली ये थी सारी डिफिकल्टीज जो कब आती हैं, जब डेटा स्टोर किया जाता है। अब हम बात करते हैं वो डिफिकल्टीज के बारे में जो कि कब यूज होती है, जब ट्रांसमिशन होता है डेटा का, यहां से वहां ट्रांसमिट हो रहा होता है। मान लीजिए मैं कोई बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन अपने सीनियर को भेज रही थी, और हम दोनों कौन है, हम दोनों सीबीआई एजेंट हैं। ऐसे सिनेरियो में अगर किसी क्रिमिनल ने या फिर उसके किसी जानकार ने ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन के बीच में ही क्या कर ली, कैप्चर कर ली, तो हमारा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ऐसे नुकसान को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऐसे नुकसान को रोकने के लिए आप बेसिकली एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। किस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, एन्क्रिप्शन सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज दिस एन्क्रिप्शन? एन्क्रिप्शन का मतलब होता है बेसिकली अपने डेटा को क्या करना, ऐसे प्रोटेक्टेड वे में रखना, पासवर्ड लगा के रखना, सो दैट जिसके पास सिर्फ वो पासवर्ड हो वही उसे एक्सेस कर पाए, बाकी उसके अलावा कोई भी उस पर्टिकुलर चीज को ना छू पाए। तो ये होते हैं हमारे एनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट्स, एनक्रिप्टेड डेटा, मतलब हमने उसको ऐसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखा है कि सिर्फ जो लोगों को परमिशन है उसे खोल के देखने की, सिर्फ वही उसे खोल पाए, बाकी चाहे कितनी भी मुशक्कत क्यों ना कर ले लेकिन उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को ना खोल पाए। और एनक्रिप्शन हम उन्हीं सब्सटेंसेस का करते हैं, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स का करते हैं जो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, जो हमारे देश की सोवर्जिनिटी एंड इंटीग्रिटी से रिलेटेड होते हैं। सो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि डेटा को जब स्टोर करते हैं एज वेल एज जब डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है तो इन बिटवीन बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बहुत सारे रिस्क आते हैं। सो हम उन्हीं के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है कि ऐसा सोचिए अगर पार गलत हाथों में पड़ गई तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे ही सही इंफॉर्मेशन अगर गलत हाथों में चली जाएगी तो देश का बहुत बुरा नुकसान हो सकता है, जिसको हम नहीं चाहते ऐसा हो। तो हम क्या करेंगे, डेटा स्टोरेज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, एंटीवायरस इंट्रोड्यूस करके रखेंगे। हैकिंग का अगर कुछ भी साइन नज़र आता है तो फट से आईटी सेक्टर में जाके रिपोर्टिंग करेंगे और बाकी सारे करेक्टिव एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। ट्रांसमिशन के टाइम पे हम डेटा को एनक्रिप्ट करके भेजेंगे सो दैट nobody else can see it or utilize it for their mean purposes.
ये और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे लास्ट और थर्ड रिस्क के बारे में, जो है रिस्क टू ऑफ थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बेसिकली हमें यहाँ पे पहले ये जानना होगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता क्या है, क्योंकि अभी तक हमें उसका मतलब ही नहीं पता, तो हम कैसे रिस्क को डिफाइन कर सकते हैं जो उससे एसोसिएटेड है। पहले हम जानते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है। अगर मैं बोलूँ कोई नॉर्मल प्रॉपर्टी के बारे में, तो आप कैसे बताएंगे कि वो वहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, ऐसे दिख रही है, ऐसी है, ऐसे इसकी बनावट है, और कोई भी फिजिकल क्वालिटी के बारे में। लेकिन जब मैं बोलूं किसी ने कोई पोयम लिखी है, किसी ने कोई बुक लिखी है, किसी ने कोई डांस स्टेप बनाया है, ये भी तो क्रिएशन ही है ना। पर क्या ये फिजिकली प्रेजेंट क्रिएशंस हैं? क्या पोयम में बनाऊंगी तो ऐसे घर बन जाएगा? ऑब्वियसली नहीं। तो ये बोलते हैं ऐसी क्रिएशन जो ह्यूमन माइंड की वजह से होती हैं, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, स्टिल वो प्रेजेंट होती हैं, ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। फॉर से मेरे माइंड में थॉट आया तो मैंने एक नई बुक लिख दी, ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी। मेरे दिमाग में कुछ आया और मैंने एक पोयम लिख दी, ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी। मेरे दिमाग में कोई नया सॉल्यूशन आया और मैंने एक मेडिसिन बना दी, ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी। यहाँ पे मेरा ह्यूमन माइंड, मतलब मेरी यूनिकनेस, मतलब मैं कुछ यूनिक चीज़ इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, कुछ क्रिएटिव चीज़ को एग्जिस्टेंस में ला रही हूँ, ये सारी मेरी क्या मानी जाएंगी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज मानी जाएंगी। अब ये बोलता है कि जब हम बात करते हैं ई ट्रांजैक्शन के बारे में, तो बहुत सारी ऐसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को क्या होता है? थ्रेट पहुंचती है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ ई ट्रांजैक्शन पे तभी मानी जाएगी जब वो इंटरनेट पे है, तो उसका इंटरनेट पे एग्जिस्टेंस है। और इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, अभी भी बता रही हूँ। इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जो किसी के कंट्रोल के अंडर नहीं है। एक बार कोई चीज़ अगर इंटरनेट पे चली जाती है तो वो सर्कुलेट हो जाती है, उसके बाद उस इंफॉर्मेशन का कोई इंसान क्या करना चाहता है वो उन पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को और इंटरनेट को लिंक करते हैं। फॉर से मैंने एक पोयम लिखी, ठीक है, मैंने वो पोयम लिखने के बाद इंटरनेट पे डाल दी, 4 लोगों ने वो पोयम देखी, चारों को बहुत पसंद आई और चारों ने उन्हें अपने अपने नाम से किसी ना किसी को सुनाना शुरू कर दिया। यहाँ पे वो पोयम बनाई किसने थी? मैंने बनाई थी, पर क्योंकि वो इंटरनेट पे चली गई है और वहां पे मेरा नाम नहीं था या मेरी पहचान नहीं लिखी थी उस पोयम पे, तो लोगों ने उसे अपने नाम से दर्शाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे मेरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंस हो रही है, मेरा राइट इन्फ्लुएंस हो रहा है, क्योंकि वो चीज़ मैंने बनाई है लेकिन उसका क्रेडिट ही मुझे नहीं मिल पा रहा है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बोलता है कि इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे ये चीज़ बहुत ही कॉमन है, बहुत फ्रीक्वेंटली लोग दूसरों को क्रिएशन को चुराते हैं, अपने नाम से मार्केट में बेचना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट एक डिज़ाइन बनाया आपने, वो डिज़ाइन आपने इंटरनेट पे डाल दिया और किसी कंपनी ने उसे अपना लोगो बना के अपने नाम से सर्कुलेट कर दिया। तो ऐसे सिनेरियो में आपके साथ क्या हो रहा है? आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का खंडन हो रहा है। तो इस चीज़ को हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, वो जानेंगे। लेकिन पहले हम यहाँ पे देखते हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है इंटरनेट इज अ ओपन स्पेस। इंटरनेट पूरा एक खुला स्पेस है जिसमें किसी का भी, मतलब कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, किसी का भी राज चल सकता है, कुछ भी हो सकता है, कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उसके बाद ये बोलता है कि कोई भी चीज यहाँ पे कॉपी की जा सकती है इजीली। आपने कोई ड्राइंग बनाई, आपने इंटरनेट पे डाली, मैंने उसे कॉपी किया और मैंने अपने 4 दोस्तों को दिखाई कि देखिए मैंने ड्राइंग बनाई है। कितना सिंपल था मेरे लिए कोई भी चीज कॉपी करना, बहुत सिंपल था। तो ये बोलते हैं कि इस चीज़ को हम कम कैसे कर सकते हैं, ख़त्म कैसे कर सकते हैं। इसके 2-4 तरीके होते हैं। फर्स्ट है, आपने पोएम बनाई, आपने कोई बुक लिखी, जाके उसका कॉपीराइट लेके आइए, ट्रेडमार्क लेके आइए, डिज़ाइन एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा के आइए। बहुत सारे ऐसे डिफरेंट एक्ट्स हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो कोई आपकी बहुत क्रूशियल चीज़ है तो पहले जाके वहाँ पे रजिस्टर कराइए, उसके बाद इंटरनेट पे डालिएगा तो कोई उसे अपने नाम से दूसरों को नहीं दिखा पाएगा। और अगर गलती से वो ये काम करता है
तो आप उसे डैमेजेस के लिए बेसिकली सू कर सकते हैं, आप उसके ऊपर केस लगा सकते हैं, क्योंकि आपकी बनाई गई क्रिएशन को वो अपने नाम से मार्केट में क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का क्या है, खंडन है, और इसलिए उनको पेनल्टी बेयर करना बनता है। सो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, पहले तो अपना रजिस्ट्रेशन कराओ और उसके बाद जो भी इंसान खंडन कर रहा है उसको पनिशमेंट देने का काम करो। जब बात आती है ऑनलाइन कुछ डिजाइन्स बनाने की, कुछ पिक्चर्स बनाने की, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन ऐड अ वाटरमार्क इन इट। अब क्वेश्चन अराइज होगा, वाटरमार्क क्या होता है? तो वाटरमार्क बच्चों आपने देखा होगा, जब आप गूगल पे जाते हैं, कोई इमेज सर्च करते हैं, तो ये इमेज बनी आ जाएगी और उसके पीछे हल्का हल्का कुछ ना कुछ लिखा होगा। फॉर से मैंने कुछ बनाया है तो व्हाट आई विल राइट, हल्का हल्का मैं उसमें लिखूंगी पायल पोपली। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, फोटो भी दिख रही है लेकिन पीछे पीछे हल्का हल्का ये भी दिख रहा है कि किस इंसान ने इसकी क्रिएशन की हुई है, वो होता है हमारा वाटरमार्क। और अगर हम वाटरमार्क ऐड कर देते हैं तो वो साफ साफ दिखा देता है कि ये आपकी क्रिएशन है, ये आपने बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया है। तो वाटरमार्क से आप थोड़ा बहुत ये दिखा सकते हैं कि आपकी क्रिएशन है। बट अगेन डिजाइनर्स, मतलब ऐसे मानिए कोई चीज आती है कुछ चीज ठीक करने के लिए, तो दूसरी चीज आ जाती है उसे खत्म करने के लिए या फिर उसका और खराब करने के लिए। सो बेसिकली क्या हुआ, डिजाइनर्स ने जब देखा ऐसे वाटरमार्क्स बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं और वो इमेजेस इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं दूसरे लोगों की, तो उन्होंने इसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया। आजकल मार्केट में ऐसे भी सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं जो सिर्फ वाटरमार्क हटाने वाला काम करते हैं। तो ऐसा मानिए कि कोई अगर गलत चीज़ हो रही है तो उसको और गलत बनाने के लिए लोग सॉफ्टवेयर ला रहे हैं, लोग अलग अलग टैग्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो वाटरमार्क्स हट जाते हैं। तो आपको थोड़ा और सीरियस वे में सोचना पड़ेगा इसका और कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हर इमेज को हम रजिस्टर तो नहीं करा सकते, सिर्फ क्रूशल और इम्पॉर्टेंट इमेजेस को ही आप रजिस्टर करेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है इन सब चीज़ों में। बट एक क्राइटेरिया कैन बी वाटरमार्क ऐड करना। अब हम बात करते हैं सेकेंड सिनेरियो के बारे में। ये क्या बोलता है, वंस योर इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड, एक बार मान लीजिए किसी साइट पे आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गई है। फर्स्ट से उन्होंने आपका नेम ले लिया है, आपका ईमेल आईडी ले लिया और आपका फ़ोन नंबर ले लिया। उसके बाद आपके पास जो मैसेजेस और जो मेल्स आना शुरू होंगे कि आप इतने परेशान हो सकते हैं, उससे कुछ कहा नहीं जा सकता। फर्स्ट से जंक मैसेजेस, कोई भी मैसेज मिलेगा आपको रैंडमली भेजा जाएगा, आपको मेल्स भेज के परेशान किया जाएगा, और ये बहुत ऑफनली होता है। कभी आपने रियलाइज किया हो कहीं साइट पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप अपना नाम और नंबर डाल दीजिए या फिर मेल आईडी डाल दीजिए और आपको ऐसे कंटिन्यूसली हर रोज मैसेजेस पे मैसेजेस आते हैं, मेल्स पे मेल्स आती हैं और वो फिर एंडलेसली चलती जाती हैं अनलेस एंड अनटिल आप अनसब्सक्राइब नहीं करते हो अपने आप को। सो बेसिकली आप कहीं पे भी अपनी इंफॉर्मेशन डालते हो तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलती है। उसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है, उसका एक प्रिवेंशन वाला वे है कि आप बेसिकली क्या कर सकते हो, ज़्यादातर साइट्स पे अपनी इंफॉर्मेशन ही मत डालिए। लेकिन अगर साइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है और उस टाइम पे इंफॉर्मेशन डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है तो डालिए। और अगर आप उनके जंक मैसेजेस से परेशान हैं तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। देयर इज़ ऑलवेज वन ऑप्शन गिवन। ईमेल में सबसे नीचे जाके अनसब्सक्राइब का एक छोटा सा बटन दिया रहता है, उसको क्लिक करेंगे तो वो आपको आपके ईमेल आईडी को उस लिस्ट में से हटा देगा। जो लिस्ट बेसिकली जिसके पास मैसेजेस आते हैं वो लिस्ट होती है, तो वो वाले में से आपका नाम हट जाएगा और आपके पास फिर ईमेल्स नहीं आएंगे। सो बेसिकली फर्स्ट क्या था, इंटरनेट इज अ ओपन स्पेस, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है आपकी चीज़ों को। एक बार आपने चीज़ डाल दी इजीली कॉपी किया जा सकता है। उसके बाद वाटरमार्क्स ऐड करके आप उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हो। एंड नीचे वाली इन्फॉर्मेशन में ये दिया हुआ था कि आप कहीं पे भी अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हो तो बहुत इजी होता है किसी के लिए भी वो इन्फॉर्मेशन लेना वहाँ से, और आपके पास फिर जंक मैसेजेस आते रहते हैं जिनको आप कैसे ख़त्म कर सकते हो, या तो अनसब्सक्राइब करके या फिर अपनी इन्फॉर्मेशन ना ही डालें वैसे। सो ये था हमारा लास्ट रिस्क विच वॉज बेसिकली व्हाट, रिस्क ऑफ थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं आउटसोर्सिंग के बारे में।
सी इसका ओवरव्यू हमने तभी देख लिया था जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, लेकिन अब हम इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों लगी है, क्या कॉन्सेप्ट, क्या स्कोप है इसका फ्यूचर में, प्लस ये किस तरह से आपकी मदद करती है नॉर्मल बिजनेस फंक्शनिंग में। ये इस पर्टिकुलर चैप्टर का सेकंड पोर्शन है, सेकंड सेक्शन है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका स्कोप की बात करें तो फ्यूचर में इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। इवन टुडे भी इसमें बहुत ज़्यादा क्या रहती है, इन्वॉल्वमेंट रहती है लोगों की। आज भी इसका स्कोप काफ़ी अच्छा है, लेकिन फ्यूचर में स्कोप बढ़ने के चांसेस हैं। देखिए जानते हैं बेसिकली है क्या। इन पॉइंट्स पे हम बाद में आएंगे, क्योंकि ये एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं आउटसोर्सिंग की। पहले हम आउटसोर्सिंग की कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सी एक था मिस्टर एक्स। कौन था? मिस्टर एक्स। इसकी थी एक फैक्ट्री। इसने बोला कि मैं मेडिसिन्स बनाता हूँ। और कौन सी मेडिसिन्स? लिक्विड वाली, मतलब जैसे कफ सिरप आता है या बच्चों के लिए और बहुत सारे सिरप्स आते हैं, विटामिन्स के कुछ सिरप्स आते हैं। तो बेसिकली ये क्या करता है, मेडिसिन्स बनाता है लिक्विड स्टेट में। अब इसकी एक्सपर्टाइज किस चीज़ में है? मेडिसिन बनाने में। अब क्या हुआ कि इसको मेडिसिन स्टोर करनी पड़ती है, किस में? बॉटल्स में। मार्केट में मेडिसिन किस चीज़ में बिकती हैं? बॉटल्स में ही बिकती है ना, वो हाथ में तो देते नहीं है या ग्लास में तो डाल के देते नहीं है। तो इसको अब ज़रूरत थी बॉटल्स बनाने की। बट इससे एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि इसका एक्सपर्टाइज सिर्फ मेडिसिन बनाने में है, बॉटल्स बनाने में नहीं है। जब इसने बॉटल्स बनाने का काम शुरू किया, ही रियलाइज कि बहुत ज़्यादा इसके वेस्टेज हो रही है, क्योंकि इसके लोगों को सिर्फ मेडिसिन बनानी आती थी। इसने 2-4 नए लोग भी हायर किए, लेकिन स्टिल उतना अच्छे से काम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि प्रॉपर नॉलेज नहीं थी उस फील्ड की। और देखिए, आप बिजनेस किसी भी फील्ड में तभी कर सकते हैं जब आपकी खुद की नॉलेज लेवल बहुत स्ट्रांग होता है। बट आप मतलब क्या आधा अधूरा ज्ञान लेके अगर आप किसी चीज़ को करने चाहेंगे तो वो काम अच्छा नहीं होगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टेज होगी। सेम केस था यहाँ पे। इसके साथ भी सेम प्रॉब्लम चाह रही थी कि इसका मेडिसिन बनाने में जितना फ़ायदा हो जाता था, उतना ही बॉटल्स बनाने में लॉस हो जाता था। जितना ये मेडिसिन बना के कमाता था, उतना ही लॉस इनकर कर देता था। कैसे? बॉटल बना के। तो ये काफ़ी परेशान हुआ। इसको यूँ लगा कि क्या किया जाए, पूरा बिजनेस ही बंद कर दूँ क्या? सिर्फ इसको बॉटल्स ढंग से नहीं बनानी आ रही हैं, उसके चलते हुए क्या ये पूरा बिजनेस बंद कर देगा? क्या ये वाइबल माना जाएगा ऑप्शन? तो इसने बोला क्या करूं। बहुत सोच विचार करने के बाद एक दिन अचानक इसको ट्रैवल करते हुए एक दूसरा इंसान मिला, और वो दूसरा इंसान था मिस्टर वाई। अब ये मिस्टर वाई और मिस्टर एक्स की नॉर्मल कम्युनिकेशन हो रही थी, नॉर्मल इन लोगों के बाद में कांटेक्ट हो रहा था। बात करते करते इसने बताया मैं बॉटल्स बनाता हूँ, मेरी एक्सपर्टाइज बॉटल बनाने में है। इन लोगों की अच्छी खासी बातचीत हो गई। घर गया मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई अपने अपने। मिस्टर एक्स को एकदम से दिमाग में क्लिक किया कि क्यों ना मैं ऐसा करूं, जो मेडिसिन मैं बनाता हूं मैं उसके लिए बॉटल्स मिस्टर वाई से बनवा लूं, क्योंकि उसकी एक्सपर्टाइज किस में है? बॉटल्स बनाने में है। मेरी एक्सपर्टाइज किस में है? मेडिसिन बनाने में है। तो क्यों ना हम इन दोनों एक्सपर्टाइज को इस्तेमाल करें, कंबाइन करें, और ऐसा कोई मटेरियल लेके आए जिससे क्या हो जाए, हमारा काम दोनों का ही बन जाए, दोनों ही विन विन सिचुएशन में हो, दोनों को ही प्रॉफिट हो। ये ध्यान में रखते हुए, ये पूरा आइडिया ध्यान में रखते हुए मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से बात की। मिस्टर वाई ने बोला इससे बेहतर तो क्या ही हो सकता है, बिल्कुल दीजिए आप हमें ये बॉटल बनाने वाला काम। तो यहाँ पे मेडिसिन मैन्युफैक्चरर मिस्टर एक्स ने अपना नॉन कोर एरिया किसको सौंप दिया? मिस्टर वाई को सौंप दिया। अब ये नॉन कोर एरिया क्या होता है? नॉन कोर एरिया का मतलब होता है वो काम जो आपका मेन काम नहीं है। इसका मेन काम क्या था? मेडिसिन बनाने का। इसका बॉटल बनाने का तो मेन काम नहीं था ना, तो इसने अपना नॉन कोर एरिया किसी और को दे दिया करने के लिए। तो यहाँ पे क्या फायदा हुआ? यहाँ पे ये फायदा हुआ कि इसका जो लॉस हो रहा था बिना मतलब की चीजें बनाने में या फिर ऐसी चीजें बनाने में जिसके उसका एक्सपर्टाइज नहीं हो, वो लॉस क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि अब फाइनली एक एक्सपर्ट ही बॉटल्स बनाएगा। तो आउटसोर्सिंग का मतलब यहाँ पे ये निकलता है कि जब हम अपने नॉन कोर बिजनेस एरिया को किसी और को ट्रांसफर कर देते हैं करने के लिए,
और उससे करवाते हैं वो पूरा काम, इसको बोलते हैं हम आउटसोर्सिंग। अपने नॉन कोर एरिया को शिफ्ट करना अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर और किसी बाहरी इंसान से करवाना। यहाँ पे जैसे हमने ये एग्जाम्पल देखा, इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है, वो होता है अकाउंट्स प्रिपेयर करवाना, अकाउंटिंग करवाना। सी बहुत सारे लोगों को अकाउंटिंग करवाना ना बहुत कम्बरसम और बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस लगती है। वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन हमारी, हम अकाउंटिंग बाहर वाले इंसान से करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या फायदा हो जाता है कि आपको स्पेशली एक डिपार्टमेंट नहीं बनाना पड़ेगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट्स करके आप पूरा काम किससे करवा सकते हो, किसी बाहर वाले इंसान से अच्छे और सटीक ढंग से करवा सकते हो। अब हम बात करें, अभी हमें आई गेस आउटसोर्सिंग का मतलब समझ में आ गया। अब हम इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो ये इसके एडवांटेजेस लिखे हुए हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फर्स्ट इज एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, क्यों? क्योंकि वेस्टेज डिक्रीज होती है। अब जैसे मैंने इसमें मेंशन किया था, इन लोगों को बॉटल्स बनानी नहीं आती थी, बहुत बार ये गलत कटिंग कर देते थे, बहुत बार ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की बॉटल बना देते थे और वो सारी क्या हो जाती थी, फिक जाती थी। तो कितना सारा वेस्टेज हो रहा था। वेयर एज इस सिनेरियो में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि तो एक्सपर्ट थे बॉटल्स बनाने में। तो यहाँ पे आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान को काम दे रहे हो जो वो काम करने में उसमें प्रो है। सो बेसिकली मतलब प्रोफेशनल है, मतलब क्या है, एक्सपर्ट है। सो यहाँ पे आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और वेस्टेज कम होगी। फिर अब आप फाइनली अपने कोर एरिया पे फोकस कर सकते हो। आपका दिमाग हमेशा ऐसे लगा रहता था कि यार ये लॉस में जा रहा है, ये लॉस में जा रहा है, आप अपने कोर एरिया को ही फोकस नहीं दे पा रहे थे। तो यहाँ पे नॉन कोर एरिया जैसे आपने ट्रांसफर किया, आपका मेन फोकस किस पे आ जाएगा, आपके कोर एरिया पे, मतलब मेडिसिन बनाने वाले एरिया पे। दैट विल अगेन बी अ एडवांटेज फॉर यू। उसके बाद आता है एक्सपर्टाइज नॉलेज। अब देखिए, इनकी एक्सपर्टाइज थी मेडिसिन बनाने में, इनकी एक्सपर्टाइज थी बॉटल बनाने में। इनको हमने मेडिसिन बनाने वाला काम दे दिया, इनको हमने बॉटल बनाने वाला काम दे दिया। तो इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ देम। ये भी अपना पैसा कमाएगा, ये भी अपना पैसा कमाएगा और दोनों बहुत आराम से ही अपना काम करेंगे और विद एक्सपर्ट नॉलेज करेंगे, मतलब पूरी अपनी एक्सपर्टाइज इस्तेमाल करते हुए वो किसी भी फंक्शन को कंप्लीट करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे क्या फायदा हुआ, यहाँ पे ये तीनों फायदे हुए। इसके अलावा और भी बहुत सारे फायदे होते हैं, वो चाहे तो आप अपनी तरफ से पॉइंट्स बना सकते हैं। दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स जो आपकी बुक में मेंशन थे। सो बेसिकली हमने आउटसोर्सिंग में क्या सीखा, हमने आउटसोर्सिंग में ये सीखा कि जब हम अपने नॉन कोर एरिया को किसी और को करने के लिए दे देते हैं, सो दैट वो अपनी एफिशिएंसी उस काम में दिखा पाए और हम अपनी एफिशिएंसी मेंटेन कर पाए, और वो काम हम एक्सपर्ट इंसानों से ही करवाएं जो बेसिकली हमें नहीं करना आ रहा है। तो दिस इज व्हाट आउटसोर्सिंग। और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं आउटसोर्सिंग की नीड के बारे में, मतलब ज़रूरत क्यों पड़ी आपको आउटसोर्सिंग जैसी टर्म को इंट्रोड्यूस करने की इंडिया में। सो सी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आई हैव मेंशन। फर्स्ट इज फोकसिंग ऑफ अटेंशन, सेकेंड इज कॉस्ट रिडक्शन, थर्ड इज क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस, फोर्थ इज ग्रोथ थ्रू अलायंस एंड लास्ट इज फिल अप टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक एक करके समझेंगे हम एग्जाम्पल के साथ कि ये सारे पॉइंट्स का मतलब क्या होता है। आइए, फर्स्ट है फोकसिंग ऑफ अटेंशन। सी हम पिछली वीडियो की तरफ थोड़ा सा ध्यान जाते हुए दिखाते हैं कि पिछली वीडियो में जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि एक मेडिसिन मैन्युफैक्चरर था, उसने बॉटल वाला काम, बॉटल मैन्युफैक्चरिंग वाला काम क्या किया था, आउटसोर्स किया था, और वो बॉटल्स को लेके उसके अंदर अपनी मेडिसिन स्टोर करने का काम किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, बिकॉज वहाँ से आपको आउटसोर्सिंग का मतलब क्लियर हो जाएगा। अब जानते हैं यहाँ पे अटेंशन कैसे आई। सी मेरा काम था मेडिसिन बनाने का, मैं अच्छी थी किस काम में, मेडिसिन बनाने के काम में। ज़बरदस्ती मुझे क्या बनानी पड़ी, बॉटल्स बनानी पड़ी। अब मैं बॉटल्स बनाने में अच्छी नहीं हूँ, तो जिस काम में हम अच्छे नहीं होते उसमें वेस्टेज हो रही होती है, तो आपका पूरा फोकस कहाँ चला जाता है, उसी काम में चला जाता है। और आपका जो मेन काम था विच वॉज मेडिसिन बनाने वाला, उसकी तरफ तो आपने फोकस ही नहीं किया, तो आपके यहाँ से क्या हो गई, थोड़ी सी गलतियाँ हो गई।
आउटसोर्सिंग करने से वो गलतियां सुधर जाएंगी। कैसे? कि आप नॉन कोर एरिया, जो आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं था, वो किसी और को दे देते हैं और आप अपनी मेडिसिन बनाने वाले काम पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। दैट मीन्स व्हाट? आप अपने मेन एरिया पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। यू विल बी मोर फोकस्ड, आपकी अटेंशन टूवर्ड्स वही मेन एरिया रहेगी, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट पहुंचेगा। बिकॉज अगर हम कोई चीज़ करने में अच्छे होते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा उसी चीज़ को करें, तो वो हमें क्या गुड से बेटर बनाने में हेल्प करती है, बेटर से बेस्ट बनाने में हेल्प करती है। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे इसका। फॉर से आप आर्ट्स में अच्छे हैं, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट आर्ट्स में बहुत अच्छा है, ड्राइंग बहुत अच्छी है, लेकिन ज़बरदस्ती उसे बोला जा रहा है मैथ्स पढ़, मैथ्स पढ़, मैथ्स पढ़, ठीक है, क्योंकि पास होना और दोनों चीज़ें करनी ज़रूरी होंगी। लेकिन वो इंसान मैथ्स पढ़ने में अच्छा नहीं है, उसको बहुत बहुत टाइम लग जाता है छोटे छोटे क्वेश्चन करने में। तो मेरा मैक्सिमम टाइम कहाँ जा रहा है? मैथ्स करने में। क्या मैं ड्राइंग में अपनी पकड़ मेंटेन रख पाऊंगी? ऑब्वियसली नहीं। आई विल बी आउट ऑफ प्रैक्टिस। जैसे ही आई विल बी आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं उस चीज़ में एक्सपर्ट रहूंगी ही नहीं। तो यहाँ पे अगर मैंने मैथ्स वाली चीज़ छोड़ दी होती और सिर्फ ड्राइंग पे फोकस किया होता, तो शायद मैं आज की डेट में बहुत बड़ी पेंटर बन गई होती। तो ऐसी बात, मतलब ऐसा बेसिकली बोला जाता है कि जिस काम में आप अच्छे होते हो, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप उसे परस्यू करें तो वो आपके लिए हमेशा एडवांटेज ही लेके आती है फ्यूचर में। लेकिन आप ज़बरदस्ती 10 चीज़ों में घिरे रहें और किसी भी चीज़ पे फोकस ना कर पाएँ, किसी भी चीज़ को प्रॉपर अटेंशन ना दे पाएँ, किसी भी चीज़ को अच्छी तरह ना कर पाएँ, तो आप उसमें लैक कर जाते हैं और आप कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पे आउटसोर्सिंग करने से आपको ये फायदा होगा कि आउटसोर्सिंग की वजह से आपको अपने मेन एरिया पे प्रॉपर फोकस करने के लिए टाइम मिल जाएगा। आप पूरा अटेंशन अपने उस मेन एरिया को दे सकते हैं, विच वॉज व्हाट? मेडिसिन बनाना, हमारे प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में। सेकेंड की बात करें, कॉस्ट रिडक्शन। सी, आप बॉटल्स बना रहे थे, जैसे मैंने पहले भी बोला, आप गलत प्लास्टिक काट रहे थे, आप प्लास्टिक को गर्म करके अलग वे में मोल्ड कर रहे थे, आपसे प्रॉपर शेप की बॉटल नहीं बन पा रही थी, आपसे ढक्कन प्रॉपर नहीं बन पा रहे थे, वो जो रिंग्स रहती हैं ढक्कन को वो करने वाली टाइट, वो नहीं ढंग से हो पा रही थी। तो इन शॉर्ट आप हर एक केस में क्या कर रहे थे? वेस्टेज कर रहे थे। प्लास्टिक वेस्ट हुआ, ह्यूमन लेबर वेस्ट हुआ, आपका जो गर्म करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका टाइम बहुत वेस्ट हो गया, उस पर ढंग से चीज़ें बन सकती थी। और क्या, सारे सोर्सेज का इन शॉर्ट क्या हुआ? वेस्टेज हुआ। मतलब जो चीज़ आपको 10 रुपए में पड़ने वाली थी, आज वही चीज़ आपको 15 रुपए में पड़ी, तो आपका कॉस्ट कितना इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन यहीं पे हम आउटसोर्सिंग को फिट कर देते हैं। आउटसोर्सिंग आई, आउटसोर्सिंग में क्या हुआ? आपने नॉन कोर एरिया किसको दे दिया? किसी थर्ड पर्सन को दे दिया, आपका काम खत्म। आप अब किस पे फोकस करोगे? मेडिसिन बनाने में। अब ये जो थर्ड पर्सन होगा, ये तो वेस्टेज नहीं करेगा, क्योंकि ये तो क्या है? एक्सपर्ट है उस चीज़ में, तो ये अपने हैंड से वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं करेगा, जिसकी वजह से जो चीज़ 10 रुपए में बनने वाली थी आपकी तरफ से, वो चीज़ आज 8 रुपए में बन रही है। मतलब आपको सीधा सीधा 2 रुपए का कॉस्ट कम इनकर करना पड़ा। दैट मीन्स व्हाट? आपको सीधा सीधा 2 रुपए आपके क्या हो गए? बच गए। तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या मदद मिली कि आप अगर सही से सही इंसान को सही काम देते हैं सही टाइम पे, तो आपको बहुत कम कॉस्ट इनकर करना पड़ता है। मतलब कॉस्ट क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। सो बेसिकली आउटसोर्सिंग होने से क्या हुआ? वेस्टेज कम हुई, जिसकी वजह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल हुआ। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है मैक्स टू मैक्स एफिशिएंसी से काम करना विद मिनिमम टू मिनिमम वेस्टेज। मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड मिनिमम टू मिनिमम वेस्टेज। ये फ्रेज को एज इट इज आप लिख सकते हैं, इट्स अ वेरी रिनाउंड फ्रेज। तो आपका आंसर का वेटेज थोड़ा सा क्या होगा? इंक्रीज होगा। ओके, थर्ड उस पे आते हैं पॉइंट पे। ये बोलते हैं क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस। मतलब बेसिकली क्या, आप थे अच्छे किस चीज में? मेडिसिन बनाने में। जिस इंसान को आप आउटसोर्स कर रहे हो बॉटल बनाने वाला काम, वो किस चीज में अच्छा था? बॉटल बनाने वाले काम में। आपने वो काम पकड़ा जिसमें आप अच्छे थे, उसने वो काम पकड़ा जिसमें वो अच्छा था।
अब आप वही काम कर रहे हो दोनों जने जिसमें आप दोनों क्या हो, अच्छे हो। तो मैं अगर कोई काम ऐसा कर रही हूँ जिसमें मैं अच्छी हूँ तो मैं और अच्छी बनूंगी, और अच्छी बनूंगी, मेरे पास क्या आएगी, एक्सपर्ट नॉलेज आएगी, मैं एक्सेल करूंगी उस पर्टिकुलर फील्ड में। तो बेसिकली आउटसोर्सिंग करने से दोनों ही पार्टीज विन विन सिचुएशन में रहती हैं। आज दोनों ही पार्टीज को एडवांटेज पहुंचता है, एक्सेल कर पाती हैं वो दोनों ही अपनी अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड्स में। सो यहाँ पे आपका क्या फायदा होता है, एक्सीलेंस आता है आपके अंदर। फिर है ग्रोथ थ्रू अलायंस। ये बोलते हैं नॉर्मली आप अपनी ग्रोथ करते हैं, ठीक है, आप मेडिसिन बना रहे थे, आप एक तरफ बॉटल्स बना रहे थे, तो यहाँ पे आप ही का जो भला हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अलायंस हुआ जिसकी वजह से, अलायंस का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अलायंस का मतलब होता है हाथ जोड़ना, मतलब हाथ आपके क्या होना, एक दूसरे से अटैच होना। सो बेसिकली आपने हाथ मिलाया, उसका भी भला हुआ, आपका भी भला हुआ, वो भी क्या कर रहा है, मेडिसिन बना रहा है, आप भी क्या कर रहे हो, वो भी क्या कर रहा है, बॉटल बना रहा है, और आप भी क्या बना रहे हो, मेडिसिन बना रहे हो, जिससे दोनों का ही भला होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच आप दोनों ने ही ग्रो किया, क्या करके, हाथ मिला के। पहले वो खाली बैठा हुआ था, उसके पास काम नहीं था, आप वो काम कर रहे थे जो आपको आता नहीं था, तो आपका भी लॉस हो रहा था, वो भी बेचारा बिना प्रॉफिट के बैठा हुआ था। अब आपने अपना लॉस मेकिंग एंटिटी उसको दे दिया, लॉस मेकिंग वर्क उसको दे दिया कि तू कर, और वो तो उस काम में वैसे ही एक्सपर्ट था जिसके पास पहले काम ही नहीं था, उसको भी काम मिल गया, आपका लॉस मेकिंग जो डिपार्टमेंट था वो भी प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे अलायंस फॉर्म होती है, दोनों की ही मदद से दोनों का ही भला होता है। आपने उसको काम देके उसका भला कर दिया, उसने आपका बिगड़ा हुआ काम बना के आपका भला कर दिया। सो इन्वेस्ट, और प्लस एट द सेम टाइम आप ऐसे मानिए आपके पास अभी इंफ्रास्ट्रक्चर था सिर्फ मेडिसिन बनाने का, ठीक है, लेकिन अब आपको बॉटल्स भी बनानी है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाना पड़ेगा, आपको और मशीन्स खरीदनी पड़ेंगी, आपको और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, विच विल अगेन बी अ कॉस्ट फॉर यू। तो आप ये सारा काम किसको शिफ्ट कर रहे हैं, दूसरे पर्सन को। अब जो इन्वेस्टमेंट करना है वो किसको करना है, उसको करना है। तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट भी तो बचा, तो यहाँ पे आपको बेसिकली इन्वेस्टमेंट में भी रिलैक्सेशन मिलेगी, एज आपका जो वो मशीन परचेज करने का चीज था या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का चीज था वो किसी और पे शिफ्ट हो गया है। अब इन्वेस्टमेंट भी वो करेगा, मशीन भी वो खरीदेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी वही डेवलप करेगा। यही तो फायदा होता है किसमें, आउटसोर्सिंग में। लास्ट पे आते हैं, ये बोलता है फिलिप टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाउ कम इट इज हेल्पिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सी, मैं बोलूँ, एक एग्जाम्पल लेती हूँ, मैं मेडिसिन बनाने वाले इंसान हूँ, मैं ही क्या बना रही हूँ, साथ में फिर से बॉटल्स बना रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरा भला हो रहा है, ठीक है, साथ ही साथ मेरा प्रोडक्शन किस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इकोनॉमिक्स का भी भला हो रहा है, ठीक है। अब मैं बोलती हूँ ऐसा कि यहाँ पे दूसरे इंसान को अगर मैं काम शिफ्ट भी कर दूंगी तो इकोनॉमी को तो सेम बेनिफिट होगा। तो ये पॉइंट ऐसा क्यों लिखा हुआ है, ये पॉइंट ऐसा इसलिए लिखा हुआ है कि आप सिर्फ आउटसोर्सिंग वर्क अपने इंडिया में नहीं करते हो, ग्लोबली आपको ऑफर्स आते हैं आउटसोर्सिंग वर्क करने के, जिसकी वजह से जो काम पहले वो किसी और नेशन में करने वाले थे वो आपको ट्रांसफर कर देते हैं। तो ऐसे इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोग अलग अलग तरह का काम करना शुरू हुए हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हुई है बट एट द सेम टाइम इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ है। सारे ये जो लोग अनएम्प्लॉयड थे पहले, अब उनको काम मिल गया तो उन्होंने वो पैसे एक्यूमुलेट करके किस में कंट्रीब्यूट किए, इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किए। एज अ रिजल्ट ऑफ इट किसका भला हुआ है, देश का भला हुआ है। सो बेसिकली ये सिर्फ एक बूस्टर रहता है किसके लिए, इकोनॉमीज के लिए, क्योंकि ना सिर्फ आपको विद इन इंडिया काम मिलता है आउटसोर्सिंग का, आपको आउटसाइड इंडिया से भी काम मिलता है आउटसोर्सिंग काम करने का। अब क्या एक्चुअली हमारे यहाँ पे आउटसोर्सिंग हो रही है, तो यस बिल्कुल हो रही है। यहाँ के आईटी सेक्टर, इंडिया के आईटी सेक्टर इतना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं आउटसोर्सिंग के चलते हुए।
उसके अलावा बीपीओ सर्विसेज, जो हमारी कॉल सेंटर्स वाली सर्विसेज होती हैं, ये भी किसका काम कर रही है, ये भी डिफरेंट डिफरेंट नेशन में जो कंपनीज हैं उनका आउटसोर्सिंग वर्क संभाल रही है। जिसका मतलब ये है कि ये इंडिया में रह के इंडिया का भला कर रहे हैं, काम कहाँ से लाके, बाहरी देशों से लाके। सो बेसिकली यहाँ पे हमारी इकोनॉमीज का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, बूस्टर मिलेगा हमारी इकोनॉमी को। अब हम इसके बारे में बात करके छोड़ के हम पहले बात करते हैं इस लाइन के बारे में। यहाँ लिखा हुआ है इट हेल्प्स इन कलेक्टिव लर्निंग, इसलिए ना सिर्फ आज कोर एरियाज को आउटसोर्स किया जा रहा है, बल्कि नॉन कोर एरियाज को आउटसोर्स किया जा रहा है, बल्कि कोर एरियाज को भी हम आउटसोर्स कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आउटसोर्सिंग हम नॉन कोर एरिया की करते हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं धीरे धीरे जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है। आजकल हम कोर एरियाज की भी आउटसोर्सिंग करना शुरू कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए R&D काम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही R&D काम है जो उसे प्रोग्रेस करने में हेल्प करता है, फ्यूचर में बढ़ने में हेल्प करता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच R&D आपको क्या है, मेन एरिया है। आजकल आप सिर्फ नॉन कोर एरिया को ही नहीं शिफ्ट कर रहे हो, कोर एरिया जैसे R&D काम करना भी आप क्या कर रहे हो, आउटसोर्स कर रहे हो, जिसकी वजह से ये परसेप्शन निकल के आ रहा है कि आउटसोर्सिंग का स्कोप फ्यूचर में बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि आप हर एक काम दूसरे इंसानों से कराना प्रेफर करोगे। क्यों? क्योंकि सामने वाला वो काम करने में निपुण है, एक्सपर्ट है। सो दीज वर सम ऑफ द नीड्स ऑफ आउटसोर्सिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ जल्दी से। फर्स्ट इज फोकसिंग ऑफ अटेंशन, मतलब आप अपनी पूरी अटेंशन अपने मेन एरिया पे लगा सकते हो, मेन काम पे लगा सकते हो, और बाकी सारे कामों को क्या कर सकते हो, बाहर वालों को दे सकते हो। सेकेंड इज कॉस्ट रिडक्शन, मतलब बेसिकली यहाँ पे आपका कॉस्ट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। रीजन क्या है कि वेस्टेज कम हो रही है, जिसकी वजह से कॉस्ट कम हो रही है। देन थर्ड इज क्वेस्ट फॉर एक्सेलेंस, मतलब दोनों ही एक्सेल कर रहे हो अपने अपने फील्ड में। क्यों? क्योंकि आप भी वो काम कर रहे हो जिसमें आप अच्छे हो, और वह इंसान भी वही काम कर रहा है जिसमें वो अच्छा है। फिर है ग्रोथ थ्रू अलायंस, मतलब दोनों का ही भला हो रहा है, ऐसे हाथ मिला के उसको काम मिल रहा है, और आपका जो काम नहीं आपसे बन रहा था वो आप किसी और को दे रहे हो। फिर है फिलिप टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब बेसिकली एक बूस्टर है, ये हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट करने का एक तरीका है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। सो ये थे कुछ क्या नीड्स ऑफ आउटसोर्सिंग। आई होप सारे पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। और अगर मान लीजिए आपको कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, तो आप ऐसा फ्लो चार्ट बना के पहले ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब फ्लो चार्ट बना के शॉर्ट में आपने पूरा लिख दिया, उसके बाद आप इसे डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपके कोई आधा मार्क्स भी नहीं काट पाएगा अगर आपने ये पूरा चीज़ किया प्रॉपरली। एंड ये काम आप तब कीजिएगा जब क्वेश्चन बहुत ही हैवी अमाउंट में आता है, फिर से 6 नंबर का, 8 नंबर का, तो उस टाइम पे ये पूरा तामझाम कीजिएगा। एंड इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं आउटसोर्सिंग के फीचर्स के बारे में। फीचर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन सारे एक वीडियो में अगर हम आपको बता देंगे तो हर फीचर को हम डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम हर फीचर के लिए एक इंडिविजुअल वीडियो बनाने वाले हैं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ कंटेंट भी मिल जाए पेपर में लिखने के लिए। सो देखिए, फर्स्ट फीचर बोलता है आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, मतलब कोई काम बाहर वाले इंसान को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे देना। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल पिक किया है विच इज गिवन इन एनसीईआरटी बुक। यहाँ क्या बोला हुआ है, ये बोलते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन बीइंग्स आते होंगे, काम करते होंगे, तो कचरा होता होगा, बहुत लाइक धूल मिट्टी कहीं कहीं जमती होगी, तो उसको साफ करने के लिए भी हमने कुछ ना कुछ स्टाफ तो हायर किया होगा, जैसे कि प्यून्स, मेड्स, कुछ ना कुछ कोई ना कोई ऐसा इंसान हायर किया होगा जो बेसिकली क्लीनिंग वर्क करता होगा, जो बेसिकली साफ करने वाला काम करता होगा।
सो यहाँ पे बेसिकली ये बोलते हैं कि जब तक आउटसोर्सिंग जैसी चीज, आउटसोर्सिंग की कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में नहीं थी, हम लोग हर एक इंसान जिसका भी हमें कोई ना कोई काम होता था उस ऑर्गेनाइजेशन में, उससे बेसिकली हायर करते थे उसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑन डेली बेसिस, लाइक डेली बेसिस के लिए कि हाँ हर रोज वो आएगा, काम करेगा, जाएगा, हर रोज आएगा, काम करेगा, जाएगा। और वो रिक्वायरमेंट भी थी, क्यों? क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। तो ये क्लीनिंग वर्क के लिए पहले हमने स्टाफ हायर किया हुआ था। फिर क्या हुआ? फिर ऐसा हुआ कि हमें रियलाइज हुआ कुछ न्यू कॉन्सेप्ट आई है आउटसोर्सिंग करके, जिसके चलते हुए हम अपने नॉन कोर एरिया, मतलब ये कौन सा एरिया है? दिस इज अ नॉट फोकस्ड एरिया जिसमें मोर अटेंशन की रिक्वायरमेंट हो। ये क्या है? हमारा एडिशनल एरिया है जो करवाना पड़ेगा हमें। तो बेसिकली हमने क्या किया, नॉन कोर एरिया को किसको दे दिया? किसी आउटसाइडर को कॉन्ट्रैक्ट आउट कर दिया। तो हमने यहाँ पे अपना क्लियरिंग जॉब, जो भी ये फर्स्ट से ये साफ करने वाले थे, ये पोछा लगाने वाले थे, ये झाड़ू लगाने वाले थे, इन तीनों को हमने हायर ना करके हमने आउटसोर्सर को बोला, आउटसोर्सिंग फर्म को बोला कि आप बेसिकली इन तीनों को भेजेगा हमारे यहाँ पे क्लीनिंग करने के लिए। सो आउटसोर्सिंग के पहले का सिनेरियो क्या था कि क्लीनिंग टास्क कौन परफॉर्म करता था? ऐसे एम्प्लॉयज परफॉर्म करते थे जो उस ऑर्गेनाइजेशन के, इंस्टीट्यूशन के इनसाइडर माने जाते थे। जो रेगुलर एम्प्लॉयज होते थे वो ये काम करते थे। लेकिन जैसे ही आउटसोर्सिंग आई, हमने बोला अब हमें ऐसा कोई इंसान नहीं चाहिए जिसको हम स्पेशली हायर करें फॉर दीज जॉब्स। तो हम बेसिकली काम क्या कर रहे हैं? आउटसोर्स कर रहे हैं, बाहर किसी और को इस चीज का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, जिसके चलते हुए आज हमें अपने लिए ऐसा स्टाफ हायर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है जो सिर्फ क्या करता हो? सफाई करता हो। सो हमने बेसिकली सफाई करने वाला काम किसी और को एलोकेट कर दिया। हमने उनको बोला बेटा आप ही अब देखिएगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये सफाई वाला काम मैनेज करने की, और हमने अपने मेन एरिया पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। और एग्जाम्पल लें तो जैसे हमने मेडिसिन और बॉटल्स वाला एग्जाम्पल लिया था, और एग्जाम्पल्स लें तो मानिए एक फर्म है जो बेसिकली कपड़े बनाती है, लेकिन उनको बटन बनाने नहीं आते हैं, तो वो बटन बनाने का काम किसी और को दे देती है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो? पूरे कपड़े आप बना रहे हो, बस उस पर बटन लगाना और उसके लिए स्पेसिफाइड बटन बनाना, दोनों ही काम आपने क्या कर दिए हैं? आउटसोर्स कर दिए हैं। ऐसा बहुत बार होता है। टेलर्स क्या करते हैं? खुद कपड़े सिलते हैं, लेकिन बेसिक सिलाई वाला जो काम होता है, जो हाथ की सिलाई वाला काम होता है, वो किसी आउटसाइडर से कराते हैं। वो भी अपने लेवल पे आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। ये मानिए कि आउटसोर्सिंग की कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नई नहीं है, ये कहीं ना कहीं छोटे बड़े स्केल पे हो रही थी, लेकिन क्योंकि हमने इसका इम्पॉर्टेंस अब रियलाइज किया है, अब रिकग्नाइज किया है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम इतना हाइप्ड वे में या इसके स्कोप के बारे में बात करते हैं, बट इसकी एग्जिस्टेंस हमेशा से थी मार्केट में। जैसे कि मैंने टेलर वाला एग्जाम्पल दिया, ये वाला काम बरसों से चला आ रहा है कि मेन सिलने वाला काम मैं करूंगी, लेकिन मैं उस पर हाथ की सिलाई करानी है तो किसी बाहर वाले इंसान को दूंगी, अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। या फिर मान लीजिए मुझे उसमें डोरियां बनवानी होती हैं, तो वो भी हम सामने वाले को दे देते हैं कि डोरी बनाने वाला काम आप कर दीजिए, बाकी पूरा सिलने वाला काम कपड़ा हम कर देंगे। तो ये आउटसोर्सिंग वाली चीज बहुत पहले से हो रही है, इट्स नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, बट यही है कि हमने उसकी इंपॉर्टेंस को अब जाना है, तो हम अब अच्छे से डिटेल में उसे क्या कर रहे हैं? यूटिलाइज भी कर रहे हैं, और उसके बारे में और से और एक ज़्यादा एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। सो फर्स्ट फीचर क्या बोलता है? फर्स्ट फीचर बोलता है इट इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, मतलब गिविंग सम पर्टिकुलर वर्क टू सम आउटसाइडर, गिविंग दैट पर्टिकुलर वर्क टू सम आउटसाइडर ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। सो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं? हमने बाहर वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके बंदों ने काम किया और हमारा काम खत्म हो गया। एंड इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं आउटसोर्सिंग फीचर नंबर 2 के बारे में। सी इन माई प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने बात की कि आउटसोर्सिंग का फर्स्ट फीचर क्या बोलता है, विच स्टेट्स दैट आउटसोर्सिंग आप बेसिकली मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, मतलब बाहर वाले लोगों को कोई काम देना। यहाँ पे आप क्या काम कर रहे हो? यहाँ पे ये वाला पॉइंट बोलता है जनरली नॉन कोर बिजनेस इज आउटसोर्स्ड। अब आपने अगर ध्यान दिया होगा तो मैंने एक वर्ड पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, विच वॉज जनरली।
एंड दूसरा वर्ड जो मैंने फोकस वे में बोला वो था नॉन कोर एरिया। फर्स्ट हम नॉन कोर एरिया के बारे में बात करेंगे, फिर हम जनरली पे आएंगे। नॉन कोर एरिया मतलब बेसिकली वो काम जो आपका मेन काम नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि एक ऑफिस था जहां पे नॉर्मल अकाउंटिंग वर्क होता था। फर्स्ट से ये ऑफिस क्या करता था, अकाउंटिंग वर्क, ठीक है। एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला पूरा एक फर्म था, 4-5 अकाउंटेंट से मिलके वो काम करते थे ये, ठीक है। अब इस ऑफिस में खुला एक लैविश सा कैफे, ऑफिस के प्रेमाइसेस के विद इन ही कैफे खुला। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज़ को भूख लगती है, एम्प्लॉयज़ को खाने के लिए कुछ एरिया चाहिए होता है, तो बेसिकली उनके लिए हमने कैफे खुलवाया। लेकिन क्या ये बात ज़रूरी है कि कैफे भी एम्प्लॉयज़ ही रन करे जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। यूजुअली हम क्या करते हैं, कैफ़ेज़, कैंटीन्स, खाने वाले एरियाज, ये क्या कर देते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं। बाहर वालों को बोलते हैं आप आइए और अपना कैफ़े संभालिए, अपना कैंटीन संभालिए। मतलब ये जगह आपके प्रेमाइसेस में होगी, काम आपके प्रेमाइसेस का होगा, लेकिन चलाने वाला इंसान कोई आउटसाइडर होगा। सो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, हमारा जो नॉन कोर एरिया था, जो ना कि हमारा मेन पर्पस वाला काम नहीं था, उस काम को हमने किसी और को दे दिया। उस काम को हमने किसको दे दिया, किसी और को दे दिया। ये पहले क्वेश्चन करते हैं कि क्या अकाउंटिंग वर्क जो है, जो बेसिक हमारा मेन एरिया है, हम उसको आउटसोर्स कर सकते हैं? मैं अगर अकाउंटिंग ही दूसरों से करवाऊंगी तो मैंने ऑफिस खोल के ही क्यों रखा है? तो ये बोलते हैं कि बेसिक जो आपका वर्क है वो आप दूसरों को नहीं दे सकते, वो आपको खुद करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बोले कि कैफे चलाने वाला वर्क या फिर कैंटीन चलाने वाला वर्क हम किसी को और को दे सकते हैं, तो आंसर इज बिल्कुल दे सकते हैं। जिसकी एक्सपर्टाइज है उस चीज़ में आप उसको दे दीजिए। जैसे आप मानिए आपके स्कूल में कैंटीन होती है, तो क्या स्कूल वाले खुद ही कैंटीन खुलवाते हैं? वो एरिया बना के छोड़ देते हैं, लेकिन कैंटीन का टेंडर वो किसी आउटसाइडर को देते हैं, बाहर वाले इंसान को देते हैं। सो बेसिकली जो भी आपका नॉन कोर एरिया है, नॉन कोर बिजनेस है, जो आप एडिशनल वे में कर रहे हो, ये वो क्या कर देता है, जनरली आउटसोर्स किया जा सकता है। लेकिन अब हम आते हैं हमारी उस टर्म पे जिसमें हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया था, विच वॉज जनरली। यहाँ पे जनरली का क्या मतलब हुआ और क्यों यूज किया हुआ है? इनको तो लिखना चाहिए था कि हमेशा ही नॉन कोर एरिया हम दूसरे वाले इंसान को देते हैं, लेकिन इन्होंने क्या लिखा, जनरली हम ऐसा काम करते हैं। ऐसा क्यों लिखा है? ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि आउटसोर्सिंग की स्कोप इंक्रीज होती जा रही है, आउटसोर्सिंग की स्कोप बढ़ती जा रही है, जिसके चलते हुए आजकल ना सिर्फ हम कोर एरिया आउटसोर्स, नॉन कोर एरिया आउटसोर्स करते हैं, बट हम जल्दी ही फ्यूचर में कोर एरिया के भी कुछ एस्पेक्ट्स आउटसोर्स करना शुरू कर देंगे। इसके बारे में मैंने मेंशन ज़रूर किया था अपनी प्रीवियस वीडियोस में, लेकिन यहाँ पे हम डिटेल में समझते हैं। ये बोलता है किसी भी बिजनेस को अगर मार्केट में बने रहना है, किसी भी बिजनेस को मार्केट में दूर तक जाना है, तो उससे हमेशा ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि वो हमेशा अपडेटेड रहे। और अपडेटेड आप कैसे रखते हैं? जब आप प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। तो ऐसा बोला जा सकता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारा मेन काम है। क्यों? क्योंकि वही तो हमें अपडेटेड रखेगा। हम अपडेटेड रहेंगे तभी तो हम मार्केट में लंबा चलेंगे। तो ये हमारा हो गया क्या, मेन काम। आजकल ऑर्गेनाइजेशन अपना ये R&D वाला वर्क ही बाहर वालों से करवाती हैं, आउटसोर्सिंग करती हैं, आउटसाइडर्स से करवाती हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम अपना कोर एरिया, हमारा मेन काम किसी और को करने के लिए दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आउटसोर्सिंग का स्कोप ही इतना ज़्यादा बढ़ गया है। सो बेसिकली पहले हम क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ नॉन कोर बिजनेस दूसरों को करने के लिए दे रहे थे। लेकिन जब हमें इसकी इंपॉर्टेंस और इसके स्कोप के बारे में बहुत अच्छे वे में समझ में आ गया, तो हमने क्या करना शुरू कर दिया, हमने अपना कोर एरिया भी थोड़ा थोड़ा आउटसोर्स करना स्टार्ट कर दिया। सो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड जनरली, और हमेशा वर्ड नहीं मेंशन्ड है। सो आई होप आपको समझ में आया हो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि आप कोर एरियाज को
यूजुअली बाहर वालों को नहीं देते, आप नॉन कोर एरियाज को देते हो बाहर वालों को करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है, इस एटीट्यूड में भी चेंज आता जा रहा है। आजकल लोग क्या करते हैं, कोर एरियाज को भी बाहर देना शुरू कर रहे हैं। सो आई होप इट्स क्लियर। आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। विद दैट, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड लाइक आपको कुछ नोट्स चाहिए या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप magnetbrains.com से ले सकते हैं। दैट्स आवर ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। और अगर आपके घर में कोई बच्चा है, कोई छोटा बच्चा 4th से 12th तक का, और उसे किसी सब्जेक्ट में कोई भी कॉन्सेप्ट में कोई क्लैरिटी चाहिए, तो वो मैग्नेट ब्रेन्स का, आप बेसिकली उसको मैग्नेट ब्रेन्स का रेफरेंस दे सकते हैं। यहाँ पे आपको 4th से 12th तक के सारे सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ अवेलेबल मिलेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।